हो गया। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए 1/8 है और इसमें है x+1y, y का क्या है होल स्क्वायर, और माइनस है x-1y, y का क्या है होल स्क्वायर। तो इस सभी को क्या मान लीजिएगा, इस सभी को क्या मान लीजिएगा जी a, और ये सभी को क्या मान लीजिएगा b। तो ये तो आपको दिख रहा है कि a का स्क्वायर माइनस है और ये क्या है b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो एक बार जोड़ लीजिएगा। तो 1/8 है तो 1/8 को रहने देते हैं। जब जोड़ेंगे आप तो x प्लस क्या हो जाएगा जी 1/8 होगा ना। फिर जोड़ेंगे उसको तो हो जाएगा b की जगह पर क्या आएगा x माइनस 1/y ना है y। ठीक है, अब एक बार ये जोड़ लिए और फिर एक बार क्या होगा गुना ना होगा। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू क्या होता है a माइनस बी। तो अब माइनस करिएगा तो फिर से x+1y क्या हो जाएगा 8। अब माइनस करिएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 क्या हो जाएगा y हो जाएगा हो। अब देखिए, अब जरा आप बताइए 1/, यहाँ 8 है क्या हो y ना था, गलती से लिखा गया y था, और यहाँ भी क्या था y है ना था। चलिए यहाँ भी क्या है y है। तो अब काम क्या करेंगे देखिएगा 1/y प्लस में है माइनस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। और यहाँ प्लस में x माइनस में x क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटेगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x होगा कि नहीं होगा। तो 1/8 है तो 1/8 लिखिएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2x, 2x होगा ना। और इधर अगर आप देखते हैं तो 1/y और 1/y कितना हो जाएगा 2/y होगा कि नहीं होगा। इंटू आप गुना कर लीजिएगा 2/y में। तो जब गुना करिएगा 2 में 2 से गुना करिएगा कितना होगा 4, 4 होगा ना हो। तो ये हो जाएगा 1/8 गुना हो जाएगा 2 दूना 4 x बटा क्या हो जाएगा y। जब काटेंगे तो 2 मर्त में कट जाएगा, यानी कि 2 इंटू एक्स बटा क्या हो जाएगा y। कौन सा ऑप्शन में दिया है जी, बी ऑप्शन में दिया है। तो 2 इंटू एक्स बटा क्या लिखा है y, तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ कहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, कहाँ माइनस है। आप देख रहे हैं कि देखिए इस सभी को क्या मानिएगा ए, इस सभी को क्या मानिएगा बी, मानिएगा ना। तो अब ए का स्क्वायर है अब माइनस बी का स्क्वायर है, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होगा कि नहीं होगा। तो एक बार ए के जगह पर किसको लिखेंगे x+1/y को लिख दिया हमने। बी के जगह पर किसको लिखा जी x-1/y क्या। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, और x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x होगा ना। अब देखिएगा एक बार हो गया a प्लस बी, अब फिर क्या होगा जी a माइनस बी। तो a माइनस बी ना होगा तो a के जगह पर तो यही x+1/y लिख देंगे, लेकिन माइनस है ना, माइनस में प्लस से गुना होगा माइनस, माइनस में माइनस से गुना होगा प्लस 1/y, प्लस एक्स वाई एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, आधा y और आधा y क्या हो जाएगा 1/y और 1/y क्या हो जाएगा 2/y। ताकि जब एलसीएम लीजिएगा तो y होगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/y, होगा कि नहीं होगा। तो 2/y में 2x से गुना करिएगा तो 4x हो जाएगा। अब 4x अपॉन क्या हो जाएगा y, अब 4 से जब कैंसिल कीजिएगा तो 2 होगा, यानी कि 2 इंटू एक्स बटा क्या होगा y। तो आपका कैसे कैसे आंसर आ गया था इधर से उधर। हाँ सॉरी, हाँ 2 को क्या करिएगा नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा तो क्या हो जाएगा x/2y हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, कौन सा ऑप्शन में दिया है वो, सॉरी सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिएगा बी ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान नहीं था। आगे बढ़ा जाए ना, वो कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में चलिएगा, अगला सवाल पर, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बनाइए, ये सिंप्लीफिकेशन है बनाइए। तो सबसे पहले ए का वैल्यू निकालेंगे ना, तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो लिखा है 1/2, भागा है तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा गुना 3/1, और गुना क्या है भाई 1/4, अब प्लस है ना तो 1 क्या हो जाएगा 30, 1 कितना हो जाएगा 30। इधर से गुना कर लीजिए, गुना करिएगा तो 3 कितना हो जाएगा 8, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 30। एलसीएम निकालेंगे भाई तो कितना होगा जी, बोलिए ना 120, 15/120 होता है ना, तो 15 कितना हो जाएगा 45, 300 का 120 अरे होगा तो 4 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 49/100
120 होगा कि नहीं होगा जी? 49/120 किसका मान आ गया? ए का। अब बी का जब फिर निकालेंगे आप तो बी का हो जाएगा 1/6, जब गुना में जाएगा तो 3 कितना हो जाएगा? 1 गुना 1 कितना है? 5। अब प्लस है तो 1 कितना हो जाएगा? 8 होगा ना। 3 से काटिएगा 2 मर्त में कट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा? 1/10 अब प्लस 1/8 बटरफ्लाई मेथड। 10/8 = 80। अरे बोलिए ना मर्दे, 10/8 होगा। 10/8 कितना हो जाएगा? 18। अरे बोलिए, तो 18 कितना हो जाएगा? 80। 9 कितना हो जाएगा जी? 9/40 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है ए माइनस बी का मान निकाले ना, तो अब निकाल दीजिए ए माइनस बी। तो ए की जगह पर कितना रखिएगा? 49/120। अब घटा दीजिएगा कितना जी? 9/40। तो 9/40 को घटाइएगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 120। 120 होगा ना। तो 49 में से 27 को घटेगा, तो 49 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा? बोलिए। तो 22 ना बचेगा। हो डायरेक्ट आप लोग बोलते हैं, बताइए। 22 बटे कितना हो जाएगा? 120। अगर काटेंगे तो 11 दूना 22 और 60 दूना 120, यानी कि 60/11 बटे क्या हो जाएगा? 60 आपका सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन में लिखा है जी? बोलिए। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सभी को समझ में आ रहा है ना? ये सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो समझने की क्या बात है। जैसे जैसे है वैसे वैसे चलना था। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला सवाल देखिए, अब सुनिए। कह रहा है कि ये 7 2 8 पी है और क्या है? क्यू। ये किससे विभाज्य है जी? 80 से। 80 तो खुद बेरोजगार होता है बेचारा। 80 का कोई विभाज्यता का नियम ही नहीं होता है, डिविजिबिलिटी का रूल। 80 कहता है कि जो संख्या 10 से विभाज्य हो जाए और दो संख्या 8 से विभाज्य हो जाए, वही संख्या किससे विभाज्य होगा? 80 से। जिस तरह से 6 का कोई डिविजिबिलिटी का रूल नहीं होता है, जो 3 से हो जाए और 2 से हो जाए। तो बोलिए ना, वो सारी संख्याएं 6 से विभाज्य होती है जो 3 और 2 दोनों से हो जाए। यानी कि 6 किस पर डिपेंड है? 2 और 3 पर। उसी तरह से 80 किस पर डिपेंड है जी? 10 पर और 8 पर। और 10 से वो सारी संख्या विभाज्य होगी जिसके अंतिम अंक क्या हो? 0। 100 से वो सारी संख्या विभाज्य होगी, 100 पर कितना 0? 2, यानी अंतिम में कितना 0? 2 0। और आपसे पी और क्यू का गुणनफल ना पूछा है? अरे बोलिए ना, यानी कि क्यू का मान कंफर्म है कि क्या होगा? 0। और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ रहे ना? कहे कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा? 0। चलिए नोट डाउन करें। एलपी का वैकेंसी, राम मंदिर का जो अभी मुद्दा है, उसके बाद एलपी का वैकेंसी एकदम कंफर्म है कि आएगा। 5 साल ना हो गया है, और उसके बाद जोर तोर से प्रोटेस्ट भी चलेगा, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। इतना दिन इंतजार किए तो 22 तक और इंतजार कर लीजिए। ये महीना के लास्ट में तो आंदोलन शुरू हो ही जाएगा, और आंदोलन ऐसा होगा कि वैकेंसी तो भरपूर में 1 लाख कम से कम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आरपीएफ जैसे 2000 दे के 250 ऐसा ही दे के भरमा दे, ऐसे थोड़े होता है। बोलिए ना, मतलब वो थोड़ा सा आपको संतावना दे दिया है। अब 5 साल हो गया है, अब नहीं देगा तो कब देगा? 18 ही ना वैकेंसी है, तो आप लोग पूरा तैयार रहिए। समझ रहे हैं ना? काहे कि हो क्या रहा है कि बहुत लोग दरोगा में लग गया है, बहुत लोग एसएससी जीडी में लग गया है। लगा है कि नहीं लगा है? जैसे आप लोग जीडी में लगे हैं ना, बहुत लोग बिहार पुलिस का टारगेट बनाए हैं, बहुत लोग बिहार एसएससी 12,000 वैकेंसी है उसमें टारगेट बनाए हुए हैं। बनाए कि नहीं बनाए हैं? और आपका काम है कि इधर रेलवे का वैकेंसी आएगा तो पहले ही से प्रिपेयर रहिएगा, घुस जाइएगा सीधे। समझ रहे हैं ना? आप कहे कि अभी जो है ना, सब स्टूडेंट कुछ कुछ पार्ट में क्या हो गया, अलग अलग हो गया है। बहुत सारा स्टूडेंट टीचर में भी लग गया है कि नहीं है? तो अब की बार बड़ी चांस है कि अब इतना भीड़ नहीं रहेगा, भले फॉर्म डाल देगा लेकिन इधर तैयारी करे कि इधर करे। और आप कंसंट्रेशन बना के अगर एलपी का तैयारी कर रहे हैं तो एलपी का करिए। समझ रहे हैं ना? जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसी में एकदम कंटिन्यूटी के साथ लगिए। आगे बढ़े। ये कहां से आ जाती है? हो देखना ना, एगो मक्खी डिस्टर्ब कर देती है बोर्ड को। अगला सवाल पर, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में करता है। कितने दिनों में? पी और क्यू मिलकर के किसी काम को 21 दिन में करता है, यानी कि दोनों जब किसी काम को करता है तो काम कितने दिन में होता है? 21 दिन में होता है। क्यू अकेले उसी काम को कितने दिनों में करता है? 84 दिनों में। तो एक बार टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाते हैं। पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम को कितने दिन? 21 दिन। क्यू अकेले उस काम को कितने दिन? 84 दिन। आप सबसे पहले उस काम को निकाले जिस काम को ये दोनों मिलकर 21 और ये अकेले 84 में करता है।
तो आप देखिएगा 84, सबसे बड़ा संख्या क्या है 84, और 84 को 21 भी काट रहा है, तो इससे सुंदर सा आपका एलसीएम क्या होना चाहिए, तो आपका एलसीएम यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया 84। अब 21 से भागा दीजिएगा तो P प्लस क्यू का एफिशिएंसी 4 और 84 एकम 84, यानी कि P प्लस क्यू दोनों मिलकर एक दिन में कितना कमाता है 4, लेकिन Q का अलग अकेले कितना एफिशिएंसी है 1, तो P का कितना होगा 3 होगा ना। अब कह रहा है Q जो है ना, Q प्रतिदिन एक दिन में दुगुना कार्य से, यानी कि एक काम करता है तो दुगुना जब काम करने लगेगा, मान लेते हैं आप एक रोटी खाते हैं, दुगुना खाना है तो कितना खाइएगा 2, यानी क्या मतलब इसका क्षमता पहले से क्या हो गया दोगुना। तब दोनों अब मिल के काम को कितने दिन में निपटारा करेगा, तो टोटल काम कितना है जी 84, और ये करेगा तो 3 करेगा, और ये कितना करेगा 2, 3 2 5, 16 पचे, अरे बोलिए ना 16 पचे 80 दशमलव कुछ, यानी नहीं दिया है तो क्या होगा 17, लगभग में कह रहा है ना, तो आपका 17 दिन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करें। एलपी का वैकेंसी आ गया का हो, लिख रहा है 5696 है, 5000 वैकेंसी आया है, कटिया गया है सरकार का हो, पूरा आंदोलन हो जाएगा, 5000 ड्राइवर से कुछ होगा, बोलिए ना। ऐसा कभी संभव अगर दे भी दिया होगा तो उसका खैर नहीं अब की बार है, समझिएगा। जो सरकार बनाना जानता है वो गिराना भी जानता है, पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है, युवा शक्ति से बड़ा कोई है, बोलिए ना। आप लोग चाह दीजिएगा तो एक दिन में नीचे अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर आने में समय नहीं लगता है साइड पर दे दिया है। नहीं नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, 5 साल के बाद वैकेंसी आया 5000, यानी कि एक साल में 1000, 696 क्या बोलता है जी, बूढ़े खराब कर दिया ही। इसका जो है ना ऐसा रूल नहीं चलेगा, हमको लग रहा है बहुत जल्द जाने वाले हैं खोपचा में, देखिएगा। अब जरा देखिएगा, 2 पुरुष 5 महिला एक प्रोजेक्ट को कितने दिन में 8 दिन में, तो 4 पुरुष 6 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 5 दिन में पूरा कर सकती है, तो इस प्रोजेक्ट को 4 दिनों में पूरा करने के लिए ना एमडीएच से भी बना सकते हैं, अरे बोलिए ना, बना लीजिएगा ये, बोलिए, नहीं तो टाइम एंड वर्क से भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 8 दिन आंसर आएगा ना। देखिएगा 2 पुरुष, हम आपको थोड़ा डिटेल में ही बता देते हैं ताकि समझ जो इनको समझ में नहीं आया। 2 पुरुष को क्या बोलते हैं मेल, 2 पुरुष और कितनी महिला 5 महिला मिल के किसी काम को कितने दिन में करती है, बोलिए 8 दिन में करती है। इसी काम को अगर हम करा रहे हैं तो 4 गो पुरुष और कितनी महिलाएं जी 6 गो महिला मिल के कितना दिन में करती है 5 दिन में, ठीक है ना। गुना करिए, 8 दूना 16 और 5 चौका 20, दोनों प्लस में रहता है तो क्या होता है घट जाता है, तो 20 गो पुरुष में से 16 गो पुरुष जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पुरुष होगा ना जी। इधर देखिए 8 पच्चे 40 गो महिला और 6 पच्चे 30 गो, तो 40 में से 30 जाएगा, 10 गो फीमेल आ गई ना, तो मेल बटा फीमेल जब लिखिएगा तो क्या 2 दूना 4 2 पचे 10, यानी कि क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि मेल का एफिशिएंसी 5 है तो फीमेल का कितना है 2, तो टोटल वर्क ये भी है और टोटल वर्क ये भी है, दोनों वही ना कुल काम है, और दोनों आपस में क्या है बराबर, तो टोटल वर्क जब आप निकालेंगे तो हम डायरेक्ट लिखे ना 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 10 20, 20 अठे कितना हो जाएगा 160। अब 160 काम को कितना दिन में निपटाना है 4 दिन में, यानी कि एक दिन में कितना काम हमको करना होगा 40, एक दिन में कितना काम 40, और एक दिन में निपटाने के लिए आदमी से ना निपटाना है कि औरत से, अरे बोलिए ना, तो आदमी से निपटाने के लिए बताइए 5 तो कितना लगेगा 8 आदमी ना लगेगा, तो 8 आदमी की आवश्यकता पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े ना, चलिए। आज लेकिन मूड खराब हो गया हो, एलपी का इतना वैकेंसी बहुत गड़बड़ मामला है। ए बी और सी का औसत वजन कितना है 49, तो ए और बी आप देखिए, आप जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा क्या होता है जी, योग बटा क्या होता है संख्या होता है ना। अगर योग को आप निकालना चाहें तो योग बराबर क्या होता है आप जानते हैं, औसत गुने क्या होता है जी, औसत गुने क्या होता है संख्या,
तो इसको याद रख लीजिएगा, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या होता है। तो औसत गुणे संख्या जब होता है तो यहाँ देखिएगा a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग अगर आप निकालोगे तो योग कितना आएगा जी, 49 गुने कितना हो जाएगा 3, 50 तिहाई 150, तो 100 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा ना। अब देखिए बी ए प्लस बी का ना, तो ए प्लस बी का औसत नहीं डायरेक्ट योग निकालेंगे, तो 35 दुना कितना हो जाएगा 70। अब बी प्लस सी ना है जी, बी प्लस सी का योग अगर आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा भाई, 62 दुना कितना हो जाएगा 124। ये दोनों को क्या करिए, दोनों को जोड़ लीजिए, क्या करिएगा जोड़ लीजिएगा, तो जोड़िएगा तो 2 बार बी आएगा, आएगा ना। तो इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को लिख लेंगे, ए को बी को कहेंगे इधर रहो, ठीक है। अरे बोलिए ना, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 194, और अब इसके जगह पर एबीसी के जगह पर किसको रख दीजिएगा 147, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 147 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी, बी का मान कितना हो जाएगा 47। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी से, पिछली बार भी 2018 में एम्प्लॉयमेंट सही में, लेकिन ये बहुत मतलब गलत हो रहा है। कम से कम जो है उसको जो है एलपी का वैकेंसी 60,000 है ना, कम से कम। तो आपको क्या लगता है ट्रेन बढ़ रहा है या ड्राइवर घट रहा है। पर एक व्यापारी कार की लागत से 24% अधिक कीमत अंकित करता है, 15% की छूट देता है, यदि छूट इतना है तो कार का लागत मूल्य, किसी भी वस्तु का लागत मूल्य कितना होता है जी 100। ऑप्शन से मार दे हम, देखिए कैसे मारेंगे, यही तो हीट एंड ट्रायल है बाबा का, हीट एंड ट्रायल से कैसे मारिएगा देखिएगा। सभी ऑप्शन में कुछ कॉमन दिख रहा है, बोलिए ना, 3 गो जीरो यहाँ, 3 गो जीरो यहाँ, 3 गो जीरो यहाँ, 3 गो जीरो यहाँ। अब आपसे पूछा है लागत मूल्य ना, तो लागत मूल्य कितना होता है 100, जो ऑप्शन 100 से कट जाएगा वही आंसर होगा। 100 से कौन कटेगा, जिसमें लास्ट 2 जीरो होगा, तो इसमें एक है तो नहीं कटेगा, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, और इसी में 2 जीरो है, तो इसका मतलब 1,20,000 आंसर। क्या बाबा बना का दिए, इस तरह से बनाते बनाते जिंदगी झंड हो जाएगा, समझ रहे ना, सिलेक्शन नहीं होगा। हम जो तरीका बता रहा है उस तरीका से नहीं करिएगा, ऐसे ही तरह जपिएगा। कंपटीशन का कमी है, बेरोजगारी और महंगाई इस कदर पहुंच गया है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। जानते हैं ना, बीटेक करके भी आया और क्या तैयारी कर रहा है ग्रुप डी का, देख रहे हैं ना, ऐसा सिचुएशन आया है, और आपको मजाक लग रहा है 6,000 वैकेंसी आ रहा है एलपी का। अब इसको डिटेल में कैसे करते देख लीजिए। कहने का मतलब हम मान लेते हैं उसका लागत मूल्य क्या था 100, कर 24% अंकित मूल्य, यानी कि एमपी कितना ज्यादा करता है जी 24%, तो कितना करता है 124। अब कहता है इस पर 15% छूट दे दे, 10% का मतलब होता है एक जीरो खत्म, आने तो जीरो नहीं तो एक अंक के बाद दशमलव। अब 5% का मतलब इसका आधा, यानी कि देखिएगा 6, 8 और 1, 18.6। आना तो बहुत बढ़िया लोग इस तरह कहेंगे 124 का 15% हैंग करेगा, 5 तिहाई 15, 20 25 100, 10 दूना 20, और फिर 62, 62 तिरका कितना होगा 6, 8, और फिर एक अंक के बाद, इतना करता खेला, समझ रहे ना। इतना आपको करना है, नहीं करना है, फिर आप एक कंपटीशन से बाहर जा रहे हैं। तो 18.6, यानी कि इसी डिस्काउंट का मान कितना दिया है जी 18.6 का वैल्यू दिया है 2,23,200, और आपको निकालना है लागत मूल्य, इसका मतलब 100 का, तो आखिरी में 100 से ना गुना कर रहे हैं, बोलिए ना। ये अनुभव से होता है, एक्सपीरियंस से होता है, जब एग्जाम दीजिएगा मौका लगाइएगा तब जाके एक्सपीरियंस होगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे सिर्फ इधर उधर भड़कने से नहीं होता है, आज 2-4 को सवाल जान गए तो हम बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए, उससे कुछ नहीं होता है। जब आप बैठिएगा सिस्टम के सामने ना, एक के बार में सब आपका सिस्टम डोल जाएगा एक बार में, समझ रहे हैं ना। जब बैक टू बैक क्वेश्चन आता है और समय कहता है कि लगातार चल रहा है, एक क्वेश्चन क्लिक करने में 5 सेकंड लगता है बनाने के बाद सिस्टम पर, आप कभी नहीं सोचे होंगे 100 क्वेश्चन बना के और बनाने में 300 सेकंड हमको लग जाता है, यानी कि 5 मिनट, तो आपको तो और ज्यादा लगता होगा। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो जीरो, इससे काटिएगा, जैसे 10 मर्त में 1860, लेकिन थोड़ा सा अधिक है तो ये कम, 6 दूना 12, यानी कि किस में कट जाएगा 12 मर्त में, तो गुना करते तो कितना आता 1,20,000, यही तो आता, समझ रहे ना। अरे बोलिए ना जी, 1,20,000 आता, तो आपका क्या होता है आंसर हो जाता, लेकिन हम तो डायरेक्ट आपको उड़ा दिए थे। देखिए समय कम रहता है इसमें डिस्कशन में हमारा, समझ रहे ना, उतना समय में हमको क्या करना है, किसी तरह से करा के और निकलना है। तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कोई बैच तो है नहीं फाउंडेशन।
और उसमें से एक आध दो हमको होमवर्क भी आपको दे देते हैं ताकि आप खटते रहिए रात भर। वाह, सवाले देख के पसीना छूट जाएगा ना, बोलिए ना, कहिएगा क्या से क्या हो गया सर देखते देखते। आप सुनिए, कुछ नहीं, एक बार देखिएगा परसेंटेज को, एक बार देखिएगा छूट को, काहे कि आप तो पढ़े नहीं है, आप कहिएगा चीत पट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, समझ रहे ना। इधर देखिए, 10% का छूट का मतलब 10% का वैल्यू कितना होता है भाई, 1/10, यानी कि 10 की वस्तु कितना मिलेगा, 9 में। कल है 10 गो टी शर्ट खरीदने पर कितना, 2 गो फ्री में मिल रहा है, यानी कि मिलेगा कितना, 12 गो, दाम कितना का लगेगा, 10 का। हो गया कहानी, 10 से 10 गया, 4 तिहाई, 3 तिरका 9, यानी कि 4 का चीज मिला कितना में, 3 में। कितना का डिस्काउंट, 1 का, और 1 का डिस्काउंट 4 पर 25%। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। जितना सवाल बड़ा और उतना सॉल्यूशन छोटा, है ना। अरे बोलिए ना, इतना बड़ा बोर्ड को कौन चला रहा है, छोटा कलमे ने चला रहा है, इतना बड़ा स्क्रीन को रिमोटे ने चलाता है। आगे बढ़े, कोई शिकवा शिकायत नहीं ना है, उड़ा दे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइए। ए, बी तथा सी ने एक परीक्षा में ए को बी से 18% अधिक तथा सी से 12% अधिक, यानी कि सब डिपेंड किस पर है, सी पर। तो सी को मान लीजिएगा बाबू, क्या मान लीजिएगा, 100। ध्यान से चीजों को समझिएगा, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है। सी को क्या मान लीजिएगा, 100। इससे 12% कम मिला किसको जी, ए को। तो 100 का 12%, 12, तो इसको 88 मिला। लेकिन इससे अधिक मिल रहा है किसको जी, एक बार देख लीजिए तो, ए को बी से 18% अधिक, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100%। साली, घरवाली, सामने वाली, बगल वाली, सब के सब कितना परसेंट जी, 100%। कितना परसेंट, 100% होता है। तो अब जरा चीजों को आप समझेंगे, तो 100%, ये 112% है, तो कितना है, 88। तो 112% का मान ऑलरेडी है, तो कितना दिया है, 88। और बी अपने आप में होगा कितना, 100%। तो 100% का मान निकालिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज घटाइएगा। 44 दूना कितना होगा, 88, और 5 दूना 10, और 6 दूना, सही है ना जी। अरे बोलिए ना हो, अरे 18% अधिक है, ध्यान नहीं रहता है आपका, बताइए। आप कहिएगा क्या से क्या हो गया है। देखिएगा, यानी कि 118% का वैल्यू दिया हुआ है कितना जी, देखिए तो 88। हमको निकालना कितना परसेंट का है, 100%। परसेंट से परसेंट को क्या करिए, घटाइएगा। 44 दूना कितना होगा, 88, और 59 दूना कितना होगा, 58। 44 में 100 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 4400, बटा कितना हो जाएगा, 59। अब 59 को निकालना है, किसका निकालना है, 59 को। हटा दीजिएगा तो आसान हो जाएगा चीजें, यानी हटाने के लिए सभी में किससे गुना होना चाहिए, 59 से, और यहाँ भी किससे जी, 59 से। तो 59 से 59 कट जाएगा, और यहाँ भी 59 से। लेकिन बी का वैल्यू कितना हो गया, 4400। ध्यान से चीजों को समझिए, और इसका वैल्यू कितना हो गया, 5900। इससे आसान कुछ नहीं कर पाइएगा, 00 से 00 कट गया। बी का मान दिया है 220, और कह रहा है सी का निकालिए, यानी कि 44 का मान कितना दिया है, 220, और निकालना है किसका जी, सी का, यानी कि 59 का। 44 पचे 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो 59 पचे कितना होगा जी, 295। राइट आंसर होगा जो, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़े, बोलिएगा, नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल है, समझ रहे ना। इसको इधर उधर करके बनाइएगा, बड़ी लंबा जाता होगा। नोट करो भाई जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। आगे बढ़े हो, चलिए अगले क्वेश्चन पर चले ना। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन होगा, जल्दी बताइए। जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85%, और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90%। इसका संयुक्त व्यय कितना है, 88%। यदि जॉन का मासिक वेतन कितना है, 60,000,
तो जैक का मासिक वेतन निकाले। ये एक सवाल तो डेली देवे करते 1 से 2 होमवर्क, ठीक है ना। एक बार इसको क्या करिएगा, होमवर्क में एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं। अगला सवाल जल्दी से बताइए। मध्य समानुपाती ना, मध्य का मतलब बी का मान पूछा है, यानी कि ए का वैल्यू दिया है और ये किसका दिया है, सी का। अब बी मध्य का मतलब बीच वाला ना, तो मध्य बराबर होता है रूट अंडर ए सी, क्या कि एसी कहां लगता है, घरे में ना, तो घर में घुसा के एसी बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए आ जाइए, 4 + 2√3 और इंटू क्या है 6 - 3√3। एक काम करेंगे, यहां इसमें से 3 कॉमन लेंगे, इसमें से क्या लेंगे 2 को। तो जब आप कॉमन लेंगे तो 2 को कॉमन लेंगे बाबू, तो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 प्लस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा ना। और यहां से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस क्या बचेगा √3। अब देखिए 3 में 2 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 6। अब a + b हो गया और ये क्या हो गया a - b, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है जी, अरे बोलिए ना। 3 दूना क्या होगा 6, a² - b², यानी कि a के जगह पर 2 का स्क्वायर, अब b के जगह पर √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना। हो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया, एक में 6 से गुना करिएगा 6, यानी कि आपका आंसर होगा √6। जो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हो, चलिए सभी को समझ में आ रहा है ना। कमेंट के माध्यम से एक बार दबा के शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है ना। वाह, इसका लग रहा है फ्राई कर दीजिए ना ले जाके ताकि। आगे बढ़े ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। दो संख्या p और q इस प्रकार है कि p के 8% और q के 40% का योग, p के कितने परसेंट का जी, तो p का 8% प्लस q का 4% योग हो ना गया, ये बराबर है p के 5%, p के कितना परसेंट जी 5%, अब प्लस q के कितने परसेंट के जी, q के 7% के, क्या है बराबर। इसका कितना 2/3 के ना बराबर है, तो इसमें कितना से गुना करिएगा 2/3 से, लेकिन 3 उधर चल जाएगा, तो 8 तिरका 24p और यहां 5 दूना 10p, तो 24p में से 10p जाएगा कितना हो जाएगा 14p, ताकि परसेंटेज 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 कट जाएगा, बोलिए ना। तो कितना हो जाएगा 14p। अब बराबर देखिएगा, इधर अगर गुना करेंगे 3 चौका 12q, इधर गुना करेंगे 7 दूना 14, तो 14 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 2q, तो 2 एकम 2, 2 सते कितना हो जाएगा 14, यानी कि p/q को बाबू लिखिएगा तो 1 कितना हो जाएगा 7, अरे बोलिए हो राजा, यानी कि p का मान 1 तो q का मान 7, ये पूछा है, तो 1 अनुपात कितना होगा 7, तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, बिठा दिया जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। अब देखिए मौसा न करा है, अगर मौसा कहेगा तो अंश का मौसा, लसा कहेगा तो अंश का लसा, और नीचे वाला तो जो बचेगा तो मौसा निकाल दीजिएगा। मौसा कह रहा है तो अंश का क्या निकालिएगा मौसा, तो 3, 5 और 15 का मौसा कितना होगा जी, बोलिए ना जी 1, और 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालिएगा ना, बोलिए ना, तो कितना हो जाएगा 48 है। कौन ऑप्शन में 1/48 है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये सब सवाल तो बनाने वाला था ही नहीं, लेकिन फिर भी बना लीजिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, किस रूप से जी, वार्षिक रूप से, दो को तरीका बता देते हैं। अगर 2 साल का अगर ब्याज निकालना है तो 12 + 12 + 12 × 12/100, यानी कि 12 12 24, अब 12 में 12 से गुना करिएगा 144, यानी कि 1.44 होता है कि नहीं होता है, क्या कि फॉर्मूला होता है x + y + x × y बटा क्या होता है भाई 100, इतना प्रतिशत फाइनल रेट ऑफ 2 ईयर, मतलब 2 साल का फाइनल अगर निकालिएगा तो, यानी कि 12 प्लस क्या लिखिएगा जी 12 + 12, ये सब जोड़ने वाला लिखने वाला चीज नहीं है, मन में कैलकुलेशन होना चाहिए। 12 × 12 बटा क्या हो जाएगा 100, यानी कि 12 12 कितना हो गया 24, 144 में बाबू जब भागा दीजिएगा हट इधर, तो कितना हो जाएगा जी 2 अंक के बाद दशमलव, तो 24 से कितना हो जाएगा 25.44,
ये क्या आ गया, इतना परसेंट क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। कितने साल का, 2 साल का, इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। 2 साल का ब्याज कितना आ गया, 25.44% आ गया ना जी। अरे बोल नहीं रहे सरकार आप लोग। अब कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%। अब ब्याज 2 साल का हो गया 25.44%। कर मूलधन 10,000 है, यानी कि वैल्यू जिसकी चाहिए उसकी। अरे बोलिए ना, हम अगला क्लास में बता देंगे। मामा से मामी तो चाचा से चाची, समझ रहे ना। जैसे देख लीजिए, अभी बताइए देते हैं। मामा का वैल्यू कौन है जी, मामी। जैसे मामा, अब मामा का वैल्यू कौन है, मामी। मामा का वैल्यू कौन है, मामी। और मामी भाग गई तो मामा का वैल्यू डाउन गांव में नहीं हो जाएगा। तो वैल्यू किसका वैल्यू दिया है, मामा का, मामी दी है ना। तो हमको निकालना है चाचा का। किसका निकालना है, तो चाचा का वैल्यू क्या होगा, चाची होगा ना। लेकिन हम निकाल दे रहे हैं मेथड से। एम से एम कटा, ए से ए कटा, एम से एम कटा, ए से ए कटा, आई गुना करेंगे तो क्या आ गया, चाची आ गया ना। तो ये अर्थमेटिक एडवांस हर जगह काम देगा, ठीक है ना। तो आपको जो है ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक में भी काम देता है और कहाँ काम देता है, एडवांस में भी काम देता है। जब भी हम फाउंडेशन पढ़ाते हैं तो वहाँ इस चीज को हम क्या करते हैं, जिक्र कर देते हैं। यानी कि वैल्यू जिसकी चाहिए उसकी, यानी कि मूलधन कितना होता है 100, और 100 का मान कितना दिया है, 10,000 निकालना है हमको। क्या कि 2 साल का ब्याज अभी हमने निकाला था 25.44%। और आप जानते हैं अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन कितना होता है 100% और ब्याज कितना हो जाएगा 25.44%। तो जुड़िएगा तो कितना आएगा भाई, 125.44% होगा ना। तो इसी का ना वैल्यू निकालना है। तो 125.44, अगर यहाँ परसेंटेज रहता, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता, सिग्निफिकेंटली होता है, तो लिखने की जरूरत क्या है भाई, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 0 नीचे, इससे बदले 2 को ऊपर का ना काट देंगे। अरे बोलिए ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 12,544 आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए ना। कौन ऑप्शन में है जी, देखिए तो तनी फटाक से उड़ा दीजिए तो तनी कहने है बी ऑप्शन, बाबू ने खाना खाया, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा मेथड भी बताए थे इसका, क्या कि बहुत लोगों को टेंशन हो जाता है इसमें ही। सीआई जब देखता है ना तो दिक्कत में पड़ जाता है। लेकिन सीआई जब हम पढ़ाएंगे, भारत के किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, जब सीआई हम पढ़ाएंगे तो 5-5 मेथड से लैस होकर पढ़ाएंगे, समझ रहे ना। कभी अगर डाउट होगा तो कभी बैच चल रहा होगा उसमें आ जाइएगा, 7-8 दिन चाहे 10 दिन में सीआई आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप ऐसे बना दीजिएगा, कोड वाला से बना लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो, समझ रहे ना। कैसे बनाइएगा, कोड वाला से बना लीजिए, ठीक है ना। कोड वाला से बनाने का मतलब है कि कहता है पैसा कितना दिया है 10,000, रेट कितना दिया है 12, तो 12% निकाल लीजिए। 00 से 00 कितना आ गया ब्याज, 1200। और फिर जितना ब्याज है उसका फिर निकाल लीजिए 12%। एक साल क्या चल रहा है, दूसरा साल, तो 12 144। 2 साल का कोड होता है 2 गुना 1 हो गया। तो 12 गुना कितना हो गया 24, और 24 1 2500 कितना हो गया जी 44। अब मूलधन कितना है 10,000, जोड़ लीजिए, 10 दू 12,544, आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। अरे समझ में ना, जब भी डेसिमल में आए तो आप कोड का प्रयोग करिएगा, कोड वाला, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे ना। तो 2-3 को मेथड रहेगा तब ना। वही जीनियस स्टूडेंट कहलाता है कि जैसा डाटा वैसा क्या मेथड, जैसा मौसम वैसा कपड़ा। अभी ठंडी पड़ रहा है तो जैकेट पहने हैं ना, अभी गर्मी हो जाए तो क्या जैकेट पहनेंगे, बोलिए ना। अब बरसात हो जाएगा तो क्या जैकेट में निकल जाएंगे, तो उसके लिए अलग अलग है। तो जैसा डाटा वैसा क्वेश्चन, जैसा मौसम वैसा कपड़ा होना चाहिए, बात समझ रहे ना। जानते हैं, अभी एक शायरी आपको सुना देते हैं, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, जितना लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जानते हैं क्या हुआ, एक लड़का को जो है ना, पतझड़ का महीना यही ना चलता है, पतझड़ के महीना में प्यार हो जाता है किसी लड़की से, समझ रहे हैं ना, बेपनाह मोहब्बत हो जाता है। रूम पार्टनर से बोलता है, ये बातें लगभग तिवारी सर के पास आ गई, और आई तो फिर जब बात आया तो इसी पर तिवारी सर ने कलम की बात से 2-4 लाइन लिखे हैं, समझने का कोशिश करिएगा, समझ रहे ना। तो लड़का उसको समझाता है कि देखो प्यार मोहब्बत का मौसम नहीं है, अभी एलपी का वैकेंसी आया है, अभी क्या कर लो, पढ़ाई कर लो। एक बार दबा के शेयर कर दीजिए और लाइक, ठीक है ना। अभी क्या कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, और ये मौसम जब आएगा बरसात वाला तो उस समय छुट्टी वुट्टी रहता है, उस समय चलेगा जो चलेगा। तो उसी पर 2-4 लाइन लिखे हैं, एकदम बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। इश्क एक ही जात में हो जरूरी है क्या, अरे वाह वाह बोलिएगा था ना। इश्क एक ही जात में हो जरूरी है क्या, और 2 बार बोलेंगे तब, इश्क एक ही जात में हो जरूरी है क्या, और राजी हर एक बात में हो जरूरी है क्या, और हम दिल दे बैठे जिस मौसम में वो मौसम पतझड़ का था, हर एक मोहब्बत बस बरसात में हो जरूरी है क्या, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से उड़ा दीजिए। एक ब्लूटूथ स्पीकर को
₹3500 नगद दाम था। नगद कितना था? अगर कैश खरीदते तो 3500 में मिलता, लेकिन आपके पास 1000 था और बात करने का जरूरी था ब्लूटूथ स्पीकर का, और गए 1000 दे के कहे कि नहीं ईएमआई कर दीजिए हम दे देंगे, ठीक है ना, बहुत तेजी था आपको, ठीक है। तो अब देखिए उसका दाम कितना था, प्राइस ही 3500, ₹1000 का डिस्काउंट आपने करा लिया, मतलब सीडीपी दे दिया, कैश डाउन पेमेंट, यानी कि पर सामान को परचेज करते समय जिस पेमेंट को किया जाता है उसको बोला जाता है कैश डाउन पेमेंट। जैसे बाइक खरीदने के लिए जाते हैं, 10,000 लेके गए, 1 लाख का बाइक ले लिए, यानी कि कैश डाउन पेमेंट कितना है, 10,000। अब बाकी पैसा कितना रह गया जी, 2500, यानी कि जो बाकी रह जाता है लोन इसी पर ना होता है। अब कह रहा है 12.5% का ब्याज का दर है, और कितने किस्तों में चुकाना है जी, 3 गुने है, 3 गुने, तो 12.5% का वैल्यू कितना होता है जी, 1/8, यानी कि ये होता है लोन वाला पैसा, और ये क्या होता है, ब्याज। माने ₹8 का लोन लीजिएगा तो अगले साल कितना देना पड़ेगा, 9, क्या कि ब्याज कितना हुआ, 1, तो पहले साल ये चलता है, दूसरे साल क्या हो जाता है, स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 9 का स्क्वायर 81, लेकिन तीसरे साल ये क्या हो जाएगा, क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना हो जाता है, 512, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों जो है ना किस्त क्या होना चाहिए, समान, तो आप समान कर दीजिए, तीनों किस्त को क्या करिएगा, समान। तो तीनों किस्त को अगर आप समान करेंगे तो यहां किससे गुना करना होगा, 9 से, तो इधर भी 9 से, इधर कितना से, 81 से, तो यहां भी किससे, 81 से करना होगा ना। अब 81 में 8 से गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 8 64 हो जाएगा। इधर देखिएगा, 9 चौका 36, 6, 9 छक 54, अरे बोलिए ना, 54 3 कितना होगा, 57, और इसमें 512 को जोड़ लीजिए, तो 8 6 14 2, 8 6 14 2 कितना होगा, 16, सही है ना जी। 7 1 8 4 12 1 कितना हो जाएगा, 13, 5 5 10 7 6 16 1 17। अब देखिएगा, अब ध्यान से चीजों को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि ये आपका लोन का राशि हो गया, किसका राशि हो गया, लोन का, और इसी का मान कितना दिया है, 2500। इतना लोन नहीं देके, 1736 नहीं देके लोन कितना दिया है भाई, 2500, और आपको निकालना है एगो किस्त, तो हर एक किस्त कितना का है, 729, तो 729 से क्या करिएगा, गुना करा दीजिएगा, ठीक है ना। तो जब गुना कराएंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा जी, अब गुना करा लीजिएगा ना, अरे बोलिए ना, तो गुना कराने के बाद कितना आंसर आएगा, वाह, बोलिए ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 1049.83 रुपया, 83 रुपया, ठीक है ना। तो इसको क्या कर दिएगा, बना लीजिएगा, गुना कर लीजिए, क्या गुना करने में समय तो बर्बाद करने से फायदा है। चाहे डिजिटल सम लगा लीजिएगा, 6 3 9 8 है, तो 8 8 64, 8 से ऊपर भी गुना करिएगा, डिजिटल सम से क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा, आगे बढ़े ना, बोलिए। चलिए, गुस्सा में है क्या हो आप लोग, वैकेंसी, वैकेंसी का होता है बाबू, वैकेंसी नया है, देखिएगा कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है ए और बी एक दूसरे की ओर 272 किलोमीटर की स्थिति 2 स्थानों से चलना आरंभ करते हैं। शांत जल में ए बी की चाल 32 और इतना इसका कितना है, 36। जब भी 32 36 दिखेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, अरे बोलिए ना। और टोटल दूरी कितना है, 272, तो 272 में जोड़िएगा 32 को और 36 को, तो कितना होगा जी, 68, 68 चौके कितना होता है, 272, यानी कि कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा। कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कर रहा है एक बर्तन में 36 लीटर पानी है, 6 लीटर सामग्री निकाल दिया गया, हर बार यही होगा, अरे बोलिए ना। प्रक्रिया हो कितना बार रहा है, 2 बार, अरे बोल नहीं रहे सरकार आप लोग, प्रक्रिया कितना बार हो रहा है, 2 बार, यानी कि टोटल वैल्यू को नीचे और डालने निकालने वाला को ऊपर, समझ रहे ना। तो कितना, ये वाला निकालने वाला हो गया, टोटल मान कितना है, 36, कितना निकाल रहे हैं, 6, 6 कम 6 6 36, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/6 ना, यानी कि 6 था 1 लीटर निकाल दिए, 5 बचा, 6 था 1 लीटर निकाल लिए, कितना बचेगा जी, अरे बोल रहे यार, 6 था 1 लीटर निकाल लिए, 5, प्रक्रिया कितना बार हो, 2 बार, 36 लीटर था, बचा कितना, 25, और सही में एक्चुअल में 36 था तो बचेगा कितना, 25, तो कौन सा ऑप्शन होगा हो, बोलिए ना। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए सनम नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत तो गालियों देते होंगे मास्टर, बहुत तेज चल रहा है, क्या करे। देखिए टाइम एकदम पूरा मिलता है, उतना देर में क्या करना है, आपको डिस्कशन करा देना है। ये तो फाउंडेशन रहता है तो एक भी सिंगल कोई आदमी नहीं है जिनको नहीं समझ में आया, इतना जान लीजिए। अगर मेरे पास समझ में नहीं है तो भाग में नौकरी जन्म में नहीं लिखा है, ये समझिएगा,
कितना समय है ना? बस 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 बस, देख रहे हैं ना, हरा झंडी लहर रहा है। 6 मीटर त्रिज्या वाले गोले को दो बराबर भागों में काटा गया। गोला, गोला जब भी कहेगा ना तो समझिएगा गुलाब जामुन। ग से गुलाब जामुन, ग से गोला, यानी कि गुलाब जामुन को कभी भी खाइएगा तो काट के खाइएगा कि एक बार ठूस लीजिएगा? काटिएगा या खाइएगा? जैसे ही काटे आप गुलाब जामुन को ऐसे चम्मच से, तो क्या हो गया? अर्ध गोला। अर्ध गोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू ना। अब बस 2/3 की जगह पर 2/3 पाई का मान दिया है 22/7, और रेडियस दिया है 6 का क्यू। कर लीजिएगा ना, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए जी अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए मेरे दोस्त, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 4/5, वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा का 1/5, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 625। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। वर्ग का क्या दिया है जी? क्षेत्रफल कितना दिया है भाई? 625। तो वर्ग का भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल, तो रूट अंडर 625 करेंगे तो वर्ग का भुजा कितना आ जाएगा? 25। अरे बोलिए ना। अब रेडियस का रहा है इसका कितना है? 4/5। अरे बोलिए ना जी, रेडियस कितना है जी? 1/5 ना। तो यानी कि 25 का 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 5। यानी कि उस वृत्त का त्रिज्या निकल गया 5। अब कह रहा है इसका चौड़ाई जो है ना, इसका चौड़ाई जो है इसके त्रिज्या का कितना है? 4/5। तो त्रिज्या के जगह पर 5, आगुने क्या लिखिएगा? 4/5। यानी कि 5 से 5 कट के कितना आ गया? 4। यानी कि चौड़ाई उस आयत का निकल गया 4, और उसका लंबाई ऑलरेडी दिया है 20, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 80। और कौन सा ऑप्शन में दिया है जी? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आ रहा समझ में ना? चलिए जी, अरे 5600 से काम नहीं चलेगा, टेंशन मत लीजिए, आज शाम में एकदम डगा दिया जाएगा। अब पूरा आप लोग भी जोश जुनून के साथ जग जाइए, समझ रहे ना? जवानी में आंदोलन नहीं करिएगा तो बुढ़ापा में होगा। बोलिए। अब लास्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, देखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, इधर चल। D3 की ना बात हो रहा है जी, D4 की ना बात हो रहा है। D4 25% जो है, अरे बोलिए ना, लेकिन टोटल का मान कितना दिया है? 35,000। यानी कि आपको 75% का निकालना होगा, तो 35,000 जो वैल्यू दिया है, ये 100% का दिया है। हमको निकालना है कितना का? 75 का। 2500 का 100, 25 दिया ही 75, 4 से कटाएंगे तो 4 अठे 32, 3 पर 30 30 ना, 7 चौका 28, 4 पचे 20, तो ये हो गया ना। अब ये हो गया 8700, कितना हो गया? 50 गुने गुना नहीं करना है 3। अब ये देखिएगा, डी में गरीबी रेखा से ऊपर कितना है? इतना ही ना है जी, ये ना है, तो 4 3 किसका वैल्यू दिया है? 7। यानी कि 7 का मान ये दिया हुआ है, और आपको निकालना है किसका जी? अरे बोलिए ना, 3 का ना निकालना है, तो गुना किससे कर देंगे? 3 से। 7 से कटाइएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 बचे 35, और ये एक जीरो होगा क्या? तो जब गुना करिएगा तो 11,200 कितना आएगा? 50। कौन सा ऑप्शन में दिया है जी? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज का सेवा को हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।
सभी को गुड इवनिंग। ठंड तो एकदम बढ़ाया जा रहा है, नहीं हमको तो ठंडी मार दिया है। आज हम एक क्लास ले नहीं पाए दोपहर का। स्टार्ट किया जाए। नंबर उम्र बढ़ रहा है कि वही है? हाँ आज थोड़ा देखिए, जिप्सम को गर्म करने पर है ना, कितना डिग्री पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं के त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है? क्या हमारा आंसर? 373 के। देखिए जो तापमान होता है ना, जो टेम्परेचर होता है, इसके मेजरमेंट करने के 4 विकल्प होते हैं। कितने? 4। एक होता है सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग सेल्सियस भी कहते हैं, सेल्सियस। एक होता है फारेनहाइट, फारेनहाइट। एक होता है केल्विन, केल्विन। और एक होता है र्यूमर पैमाना, र्यूमर। तो कितना होता है इसका? 4। तो जैसे आप लोग से यहां से क्वेश्चन पूछेगा किस डिग्री, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब जो फारेनहाइट बराबर होता है, बोलिए। 40 डिग्री। 40 डिग्री पे सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट के मान के बराबर होता है, याद रखिएगा। यानी सी एफ दोनों 40-40 पे क्या हो जाएगा? बराबर। आप निकाल सकते हैं C-0 वाला करके, फॉर्मूला से आप आसानी से तोड़ सकते हैं उसको। नहीं तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ये सब भी नहीं याद रखे हैं, याद रखना होगा कि मिनिमम किस में होता है, मैक्सिमम किस में होता है, उसका आयतन सबसे ज्यादा किस में होगा, है ना, सिर्फ कम कब किस में होगा। क्योंकि जो पानी है उसका मिनिमम टेम्परेचर होता है 0 डिग्री और उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 100 डिग्री, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट हो गया मतलब 0 डिग्री के बाद वो घटने लगेगा, तो 0 डिग्री और 100 डिग्री। तो इसलिए C-0/100 जो फार्मूला निकालते हैं, इसी तरह तो निकालते हैं, चाहे वो सेंटीग्रेड का फारेनहाइट के साथ रिलेशन पूछ दे, या फारेनहाइट का केल्विन से पूछ दे, या केल्विन का र्यूमर से पूछे। लेकिन र्यूमर का यूज ज्यादा हम लोग आजकल नहीं करते हैं। तो ये 3 ही आपसे ज्यादा तरह के पूछेगा कि कोई मान दे देगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना फारेनहाइट, या 5 डिग्री फारेनहाइट बराबर कितना केल्विन, तो उस फार्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका आंसर है कितना? 373 के। अगर जल का बात करेंगे तो जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। ये क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है? यौगिक है। जब कोई भी निश्चित अनुपात में मिलकर बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का काम क्या होता है? अगर इसको हम तोड़ दे तो हाइड्रोजन का काम क्या है? जलता है। हाइड्रोजन क्या करता है? जलता है। ऑक्सीजन क्या करता है? जलाता है। और दोनों से मिला हुआ क्या करता है? बुझाता है। नहीं बुझाता है? तो हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, और उससे बना हुआ पानी बुझाता है। नहीं डायलॉग हो गया? केमिस्ट्री का डायलॉग हो गया क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक नर्तकी नहीं है? सतारा देवी, आनंद सागर, शंभू महाराज, या गोपी कृष्णा? आनंद सागर ये संगीतज्ञ है, म्यूजिशियन, संगीतज्ञ है, संगीतज्ञ है। आंसर हो जाएगा आपका कौन? आनंद सागर। कथक का संबंध किससे है? कथक जो है आपका किस कहां पर होता है? उत्तर भारत में। इस सब में तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। मंडे को आप लोग का मे भी 7 बजे से शुरू होने वाला है टेस्ट, बताए थे ना। एक मंडे को शुरू हो सकता है जिसमें कुछ प्रश्न रहेंगे आपके वो टेस्ट के लिए 20 या 25, और कुछ टॉपिक दिया जाएगा आप लोग को पढ़ने के लिए, है ना। रेलवे का कुछ वैकेंसीज अभी आया है, लेकिन उसका ऑफिशियल साइट पे अभी डिटेल नहीं किया है कि कितना होगा, क्योंकि बहुत कम सीट है। ऑफिशियल पे भी आ गया है, उतना ही दिया है क्या? कितना? फिर पिछले बार भी दिया था उसी तरह, उसके बाद उसको बढ़ा दिया था, लेकिन बढ़ाने का पूरा उम्मीद है, देखिए क्या करता है, देना तो चाहिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान शुरू किया। रिक्त स्थान को उपयुक्त विकल्प से भरे। तो जल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? अगर पूछेगा कि जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं तो 22 मार्च। अगर आपसे पूछेगा बिहार दिवस कब मनाते हैं? बिहार दिवस है ना, बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। तो 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? हाँ, पृथ्वी दिवस। ये सब हमेशा क्वेश्चन राउंड करते रहता है, पूछते रहता है। क्वेश्चन आपसे करंट से उठाया है, 2021 का ही है, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस जो 22 मार्च 2021 समझिए पर जल शक्ति अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान शुरू किया? कॉल द रेन, कंजर्व द रेन, कॉस्ट द रेन, या कैच द रेन? कैच द रेन अभियान शुरू किया है। ये आंसर हो जाएगा कैच द रेन। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या था?
10वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? नहीं याद है? तो 12वीं तो याद है ना, 12 से 17, 2012 से 17। 11वीं अगर पूछेंगे तो क्या आ जाएगा? 2012 से 17 था, तो ये क्या हो जाएगा? 2012 तक, यानी 2007 से 12। अगर 10वीं पूछेगा तो ये 2007 यहां आ जाएगा, कितना से? 2002 से 7। अगर उधर का पूछेगा 1 से 5 तक में तो आगे से लिखेंगे, और अगर इधर से पूछेगा तो पीछे से लिखेंगे। देखिए 2012 यहां ले आए, 2007 यहां ले आए, उसी तरह करते करते करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास, जल्दी अगर करना है तो। और नहीं लगे तो फिर आराम से जैसे मन करे करे, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के दौरान हुई थी। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर, देखिए इसमें 2 चीज याद रखिएगा। इसका जो अचीवमेंट का जो था, मतलब कि टारगेट जो रखा गया था वो लगभग 8.1 के आसपास, टारगेट कितना था? 8.1% के आसपास। लेकिन इसका जो अचीवमेंट था, यानी जो लक्ष्य की प्राप्ति हुई, वो 7.6% के आसपास। कितना? 7.6% के आसपास। तो यही पूछ रहा है आपसे कि भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर हम लोग की कितनी थी? 7.6%। आंसर, लेकिन टारगेट क्या रखा गया था? 8.1%, है ना। लेकिन इसमें अचीवमेंट हुआ 7.6%। और ये पंचवर्षीय योजना जो है वो हुआ था 2002 से 7। पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन? प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं ना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम। बबुआ वाला क्वेश्चन दे दिया है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है ना। सबसे बड़ा पूछेगा तो, जनसंख्या के हिसाब से मैक्सिमम पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। अगर एरिया में सबसे कम पूछेगा तो गोवा। अगर एरिया में सबसे बड़ा पूछेगा तो राजस्थान। हो जाएगा ना। चलिए, सिक्किम की राजधानी क्या है? 8वीं बहन किसको बोलते हैं? सिक्किम को। जैसे 7 सिस्टर होता है ना, 7 सिस्टर का नाम पता है? यहां से असम है, 7 सिस्टर में असम है कि नहीं? अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं? नागालैंड है कि नहीं? मणिपुर है कि नहीं? मिजोरम है कि नहीं? त्रिपुरा है कि नहीं? मेघालय है कि नहीं? ये सारे 7 राज्य को हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर वाला राज्य। लेकिन ये 8वां सिस्टर बना दिया है किसको? सिक्किम को। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या 7 सिस्टर में सिक्किम है? नहीं। लेकिन 8वीं बहन में सिक्किम है, तो 8वां बहन बनाया किसको? सिक्किम को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? क्या हो जाएगा? 18। तो जब आप लोग फंडामेंटल राइट देखते हैं तो पहला है समानता का अधिकार, उसके बाद देखते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरे नंबर पे आप लोग देखते हैं तो आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे नंबर पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वें नंबर पे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 6ठे नंबर पे संपत्ति का अधिकार, और लास्ट जो पॉइंट बचेगा 7वां नंबर, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही ना है। पहला जो है वो 14 से 18, दूसरा जो है 19 से 22, उसके बाद तीसरा जो है 23, 24, उसके बाद फिर 25 से 28, फिर 29, 30, फिर 31 और 32। तो ये पूरे फंडामेंटल राइट में एक फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन उठाया है, जो राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार। और ये आर्टिकल है 14 से लेकर 18 तक। तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण, यही है ना 14 में। और 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। 16 में है कि सरकारी नियोजन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। 17 में बोला है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का क्या हो? अंत हो। 18 में बोला है उपाधियों का अंत, शिक्षा और सेना को छोड़कर, 100 से शिक्षा और 100 से सेना को छोड़कर बाद बाकी में उपाधियों का अंत। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत। 19 में क्या है? 19 का फिर फंडामेंटल राइट स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि ये 14 से कितना तक था? 18 तक था। तो 19 जैसे ही आ गया तो ये क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। और उसमें 19 का भी अलग अलग पॉइंट है। 19 का एक का ए में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, झंडा उंडा फहराने का अधिकार उसी में आ जाता है। दूसरे वाले में बी में ए में था, बी में क्या है? सम्मेलन करने का अधिकार, सी में है संघ बनाने का अधिकार, डी में कहीं भी आवागमन जाने करने का अधिकार, ई में है कि वहां बसने का अधिकार, एफ में था संपत्ति का अधिकार। हम शब्द इस्तेमाल किए था, मतलब अब नहीं है। और कुछ छूट गया क्या? ए बी सी डी ई एफ और जी ना, ठीक है ना। इसमें व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार। तो ये जो 19(1) का ऐप है ये फंडामेंटल राइट में था, इसको उठा के ले गए 300 का कॉम में। और वहां से जो 31 आर्टिकल था संपत्ति का अधिकार, उसको उठा के ले आए हैं
300 का कॉ में। अब ये 300 का कॉ जो है कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में जाना जाता है, फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं जाना जाता है। जब आर्टिकल 20 पढ़िएगा तो 20 में दो सिद्धि से संबंधित संरक्षण, और आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं कि जब आपातकाल लगाए जाएंगे तो ये दोनों आर्टिकल कभी निलंबित नहीं होते। निलंबित मतलब रोका नहीं जा सकता। तो आर्टिकल 20 में क्या है, दो सिद्धि संरक्षण, इसका है दो सिद्धि से संबंधित संरक्षण। इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि जिस अपराधी को समझकर आपने गिरफ्तार किया है, अगर वो अपराधी नहीं है तो तुरंत उसको क्या कीजिए, छोड़िए। दूसरा पॉइंट है आपका क्या, कि आपको जो एक कोई भी अपराधी अगर साबित हुआ है तो उस अपराधी के लिए उसकी सजा एक बार में एक ही सजा होनी चाहिए। मतलब एक अपराध करने के जुर्म में उसकी सजा कितनी, एक बार। ये नहीं कि एक अपराध के लिए उसको 5 बार सजा दीजिए, नहीं, एक आदमी को एक ही बार सजा देंगे। तीसरा क्या पॉइंट है कि तीसरा पॉइंट में बोलता है कि कोई भी व्यक्ति को अपने खिलाफ एविडेंस देने का कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे हम मान लीजिए मर्डर करके आए हैं, हम अगर खुद से इस बात को करते हो कि ये नहीं है, मतलब अगर करके आए हैं, इस बात को खुद से मानते हैं कि नहीं हम मर्डरर हैं, तो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन हम पे कोई प्रेशर नहीं दे सकता कि आप मानो कि आप ही मर्डर किए हैं। ये 3 पॉइंट जुड़ा हुआ है किससे, 20 का आर्टिकल से। 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जिसको हम लोग राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो आर्टिकल 20 और 21 एक ऐसा आर्टिकल है जिसको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये हमेशा लागू रहता है। 20 और 21 स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? अहमद खान, रूप सिंह, ध्यानचंद या सईद जाफर? ध्यानचंद। ध्यानचंद को बोलते हैं हॉकी के जादूगर, जादूगर है ना। इनके याद में कुछ दिवस मनाते हैं, कब? 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में ध्यानचंद का जन्म हुआ था, और ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, और इसलिए 29 अगस्त के दिन को ही हम लोग मनाते हैं क्या, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जिस प्रकार ध्यानचंद को बोला जाता है हॉकी का जादूगर, उसी प्रकार फुटबॉल का जादूगर है कौन, पेले। क्या नाम है, पेले। ब्राजील का भूतपूर्व खिलाड़ी है, क्योंकि अब उसकी देहांत हो गई है। ब्राजील का खिलाड़ी था कौन, पेले। क्लियर है? हाँ शायद, संभवतः उन्हीं का शायद उपाधि दिया गया टैग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा नदी। देखिए ये जो गंगा है यहाँ पर है, ये गंगा है, और गंगा नदी देखिएगा 2 नदियों से मिलकर बना है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा नदी भी पहले 2 नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन? धौली गंगा, विष्णु गंगा। धौली गंगा, विष्णु गंगा। धौली गंगा, विष्णु गंगा मिलती है कहां पर, विष्णु प्रयाग के पास। कहां पर, विष्णु प्रयाग। धौली गंगा, विष्णु गंगा कहां मिली, विष्णु प्रयाग के पास। विष्णु प्रयाग के बाद इसका नाम होता है अलकनंदा। क्या नाम होता है, अलकनंदा। फिर इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी। ये मिलती है कहां, अलकनंदा में। कहां पर मिलती है, अलकनंदा। ये पूरी नदी कौन है, अलकनंदा है। इसमें आकर मिली कौन, नंदाकिनी, तो ये बनाया नंद प्रयाग। क्या बनाया, नंद प्रयाग। फिर यहां से एक और नदी आती है जिसका नाम है पिंडार। क्या नाम है, पिंडार। तो पिंडार नदी फिर किस में आके मिली, अलकनंदा में। तो ये कौन सा जगह है, कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण प्रयाग। फिर इधर से आती है एक नदी, अलकनंदा में ही आकर मिलती है, जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। और ये जहां पर मिलता है इसका नाम है रुद्र प्रयाग। क्या नाम है, रुद्र प्रयाग। अभी तक ये सारी नदियां जो है कौन सी नदी है, अलकनंदा है। फिर अलकनंदा में आके इधर से मिलती है कौन, भागीरथी। अब ये भागीरथी नदी जो है और ये जो अलकनंदा नदी आई है, इन दोनों के संगम के बाद ये कहां पर मिला, देव प्रयाग। इसके बाद एक कहलाती है क्या, गंगा। गंगा की कहानी समझ में आया। और ये गंगा कुल कितने राज्यों में, 5 राज्यों में। उत्तराखंड, अगर भारत का बात करेंगे तो भारत के कितने राज्यों में, 5 राज्यों में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और झारखंड का एकमात्र जिला जिसका नाम है साहेबगंज, जहां से गंगा नदी बहती है। लगभग 2525 किलोमीटर का है। और ये कुल कितने देश में बहती है, 2 देश में, एक भारत और एक बांग्लादेश। तो जब ये गंगा नदी, ध्यान दीजिएगा, जब ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाती है तो इसका नाम होता है हुगली। क्या नाम होता है, हुगली। हुगली है ना, पश्चिम बंगाल में गंगा को क्या बोलते हैं, हुगली।
इसकी एक शाखा है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। ये हुगली तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं, यहाँ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर है अरेबियन सी, अरब सागर, और यहाँ है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो ये तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, लेकिन ये भागीरथी नदी आगे जाती है, आगे जाते हुए बांग्लादेश जाती है। कहां जाती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसका नाम होता है पद्मा। क्या नाम होता है? पद्मा। यहां पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर का झील। कौन झील? मानसरोवर का झील। तिब्बत के पठार में स्थित है मानसरोवर का झील। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्रा। और ये नमचा बरवा एक क्षेत्र है, नमचा बरवा, हिमालय का सबसे पूर्वी जो चोटी है उसका नाम क्या है? नमचा बरवा। तो नमचा बरवा से वो क्रॉस करती है, यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश से वो प्रवेश करती है। और ये जो दर्रा है उस दर्रा का नाम है यांग्याप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग्याप दर्रा। दर्रा को ऐसे ज्योग्राफी में हम लोग सिंबॉलिक करते हैं। तो यांग्याप दर्रा से होते हुए आती है और असम में दो नदी द्वीप बनाती है, माजुली और उमानंदा, पहले भी बता चुके हैं। और उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम होता है जमुना। क्या नाम है? जमुना। जबकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? यमुना। कौन है? यमुना। इधर कौन है? जमुना। और इधर से आया पद्मा। तो पद्मा और जमुना मिलेगा तब इसका नाम होता है मेघना। क्या नाम होता है? तो जमुना और पद्मा के मिलने के बाद ही इसकी धारा क्या कहलाती है? और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? क्या ये अरब सागर में गिरी? तो गंगा ये आंसर होगा? नहीं होगा। दूसरा आते हैं हम लोग कृष्णा नदी। देखिए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो है कृष्णा नदी। और ये जो पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं, कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। ये कौन सा घाट? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट थोड़ा कटा छटा लग रहा है ना, ऐसा नहीं कि हम स्टाइल मारने के लिए बनाए हैं। ये कटा छटा इसलिए क्योंकि बहुत सारी नदियां यहाँ बहती है। जैसे यहाँ से गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी है, यहाँ कृष्णा है, यहाँ कावेरी नदी है। तो सारी नदियां पूर्वी घाट को क्या करती है? काटती है और आगे बढ़ती है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसको हम लोग बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से होती है। कहां से? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और निकलकर कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो कृष्णा नदी भी आंसर होगा क्या? नहीं होगा। अब आते हैं नर्मदा नदी। तो यहां पर आप देखिएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर नर्मदा नदी है, और नीचे जो देखिएगा ये ताप्ती नदी है। यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। तो अमरकंटक से निकलती है कौन? नर्मदा, और किस में आकर गिरती है? अरब सागर में। तो आंसर क्या होगा? नर्मदा इज राइट आंसर। नर्मदा होगा ना? नर्मदा है ना। गुजरात के आसपास के क्षेत्र में देखिएगा आप, तो गुजरात और मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहते हैं किसको? नर्मदा। और नर्मदा नदी पर ही आपको मिलेगा एक जलप्रपात जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, जबलपुर के पास। कहां पर? जबलपुर के पास। यहीं पर एक और जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? नहीं, वो तो कर्नाटक में है। बोलिए एक और नाम धुआंधार जलप्रपात का। हम भी भूल गए, बोलिए। धुआंधार जलप्रपात का और एक यहां पर एक नाम है, चलिए हमको भी याद नहीं आ रहा, आएगा तो बता देंगे। फिलहाल देखते हैं अब महानदी। देखिए महानदी को देखिएगा तो महानदी देखिएगा आपको यहां से अमरकंटक है, अमरकंटक से नहीं निकलती है। अमरकंटक के पास का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का सिहावा। क्या नाम है? सिहावा। तो सिहावा से निकलती है महानदी और निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। कौन? महानदी, जिसको बोलते हैं उड़ीसा का शोक। बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी को। बिहार का शोक कोसी, उड़ीसा का शोक महानदी, महानदी ना। असम का शोक ब्रह्मपुत्र, असम का शोक ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? याद रखिएगा इसको। और उड़ीसा का शोक महानदी, और महानदी हो गया। यहाँ चारों ऑप्शन क्लियर है, कोई दिक्कत? अभी तक याद नहीं आया वो, बड़ा अच्छा नाम है। अच्छा याद आएगा तो बताएंगे। कमेंट में कुछ लिखे होंगे तो। एएलपी सब अभी एएलपी पे ही सबका है सर, वीडियो डालिए एएलपी। इसके जहाँ सर हो सकता है बनाएंगे, देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश, जिसका संबंध जो है वो आर्य समाज से है। आर्य समाज से है। दयानंद सरस्वती ने ही बताए थे, है ना, कि आर्यों का आगमन जो है वो आपका तिब्बत वाले क्षेत्र से भारत में हुआ था। निवल निर्यात, कुल निर्यात। देखिए निवल निर्यात, निवल को मतलब बोलते हैं नेट, शुद्ध क्या हुआ। निर्यात का मतलब होता है जाना, और यहां बोल रहा है कुल निर्यात मतलब जितना गया, तो जितना आएगा उसको माइनस कर देंगे तो कुल हम लोग को मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं कुल आयात। माइनस क्या हो जाएगा? कुल आयात। यहां माइनस देना चाहिए था,
तो माइनस कुल आयात, किधर है, कुल आयात, तो जितना गया और कितना आया, तो जो बचा वो शुद्ध मिल गया, तो उसी को तो बोलते हैं निवल निर्यात। कितना हल्का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तब तक वो हल्का नहीं लगेगा। अनिंदिता नियोगी अनाम को किससे सम्मानित किया गया है? अभिनंदन, सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि, यही है बी। ये नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है और जुड़ा हुआ है संभवतः शायद यक्षगान या कुचिपुड़ी से शायद जुड़ा हुआ है, कंफर्म नहीं है। अनिंदिता यक्षगान से नहीं, वो तो पता है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि, अच्छा देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कैग, इसके बारे में बोल रहा है? सीएजी, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर होता है COMPTROLLER। ध्यान देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देगा, उसमें कंट्रोल लिखता है CONTROL, नहीं कंट्रोल वाला नहीं है, ये कंट्रोलर है, COM है, PTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल नॉर्मल जैसे लिखते हैं वही है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कीवर्ड्स है, कंट्रोलर है ना, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148 148। अब देखिए अभी जो है यहां पर गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, और ये 14वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 14th नंबर के हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू, जो भारत के कैग हैं। याद रखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का अपव्यय है, भारत सरकार का फालतू का खर्च है, उस पर नियंत्रण रखने का काम करती है कौन? कैग। इसके साथ और दो समिति काम करती है, एक है आपका प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, और एक है आपका लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, जो संसद की अस्थायी समितियों में से है ना, एक है। ये दोनों याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को, इन दोनों को एक दूसरे का जुड़वा वाहन कहते हैं, ट्विंस है ना, किसको बोलते हैं? जुड़वा वाहन। तो पूछेगा कि किसको किसको जुड़वा वाहन कहते हैं, तो प्राक्कलन समिति को किसका? लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन कहते हैं। क्लियर है? क्योंकि दोनों का काम ही है सरकार के फालतू के खर्च को क्या करना? रोकना। प्रथम सीएजी कंट्रोलर जनरल याद नहीं है हमको, देख लीजिएगा, एक चित्तामणि करके कुछ ऐसे ही कुछ नाम है, ऐसे ही कुछ होगा। फर्स्ट सीएजी देख लीजिएगा, अगले क्लास में हमको भी बताइएगा, ठीक ना? ठीक है, आप ही से पूछेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में किस मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई थी? मैसूर चेन्नई, यही ना होगा? मैसूर चेन्नई। लुई नगाई नी किसके लोगों के द्वारा है ना बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मणिपुर? मणिपुर। देखिए नागा जो है जनजाति, एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? नागा। नागा जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। तो लुई नगाई नी जो है मणिपुर के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो फरवरी का महीना होता है, जो फरवरी का महीना होता है उसका 15वें दिन ये करते हैं। कितने दिन? 15वें डेज, यानी ऐसा समझिए कि वैलेंटाइन डे के अगले ही दिन, ऐसा समझ लीजिए। वैलेंटाइन डे कब होता है? 14 फरवरी, तो याद रहेगा ये आप लोग को। और 15वें दिन जो है क्या, ये नागा जनजाति के द्वारा ये उत्सव के रूप में से मनाया जाता है, ब्लैक डे। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना को अधिक महत्व दिया गया किसके लिए? आत्मनिर्भरता के लिए ना। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना लिख लेंगे। पहला बोलिए तो 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61, तीसरा 1961 से 66, इसके बाद फुल स्टॉप है ना। 1966 से 69 तक क्या आएगा? रेस्ट, यानी एनुअल प्लान है, एनुअल प्लान है ना। इसके बाद आ जाएगा चौथा 1969 से 74, फिर पांचवा आ जाएगा 1974 से 79 था, लेकिन हुआ नहीं, कब तक? 78 तक। फिर रेस्ट आ जाएगा, कितना साल? 2 साल, 1978 से 79, 79 से 80, 1980 तक। उसके बाद फिर छठा 1980 से 85, सातवां 1985 से 90, फिर रेस्ट आ जाएगा 1990 से 92 तक, नहीं आ जाएगा? तो ये पूरा 7 हो गया आपका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र क्या है? लाइसोसोम। खा जाता है, खत्म कर देता है।
है ना। तो कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन है? लाइसोसोम है। निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? पूर्वी भाग को। देखिए यहाँ हड़प्पा सभ्यता में दो नगर होता था, एक जो पश्चिमी किनारा होता था उसको हम लोग दुर्ग बोलते थे। क्या बोलते थे? दुर्ग। और पूर्वी वाला जो होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? निचला शहर। इसमें आम आदमी लोगों का था, इसमें थोड़ा हाई क्वालिटी का आदमी लोग रहता था। दो भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और भारत की एक सभ्यता थी, प्राचीनतम सभ्यता जो नगर नियोजित थी। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतका तक फैली हुई सभ्यता जो त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी। 1299,600 कितना बोले? 1299,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई सभ्यता, लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई यह सभ्यता थी, जिसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे, इसलिए सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु। लेकिन दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1921 में रावी नदी के तट पर जिस स्थल की खोज की गई उस स्थल का नाम था हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और चूंकि इस सभ्यता में राजस्थान के खेतरी के खान से तांबा और अफगानिस्तान से टीन को मंगाते थे और दोनों से मिलाकर बनाते थे कांसा, इसलिए इस सभ्यता का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता पड़ गया। और इसका प्रमुख पत्तन नगरों में है लोथल। लोथल का नाम सुने? मोहनजोदड़ो से आपका क्वेश्चन आएगा, बृहद स्नानागार और बृहद अनागार का साक्ष्य कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, आईसीजेएस के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? क्या है आंसर? उत्तर प्रदेश की राजधानी बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय विष अनुसंधान केंद्र, नवाबों का शहर लखनऊ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया? केरल। केरल, ताकि प्रशासनिक सुविधा को ज्यादा डेवलप कर पाए। प्रशासनिक सुविधा को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के लिए केरल सरकार, है ना। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां? सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां? शांत घाटी कहां? केरल। केरल में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच या विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली हॉकी खेलता है ना? क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। कल बहुत गजब हुआ है नहीं? सुपर ओवर हो गया, खत्म हो गया। चलिए आपके सर भी आ गए, दो बार सुपर ओवर हो गया नहीं, फिर भी भारत जीत गया। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बैठिए, कम करो आवाज। हेलो, रीजनिंग लगता है बाकी लोगों का सब बन जाता होगा नहीं? बैठिए।
बाकी लोगों का हेलो बन जाता होगा। दो गो कंडीशन होता होगा, या तो बन जाता, ये आंख में क्या हो गया, चोट लगा है क्या, ठंडा लगा है, या तो बन जाता होगा और ना तो मन नहीं लगता होगा पढ़ने में। दो गो कंडीशन है। हाँ इसमें मन मन लगता है जीके जीएस में, तो इसीलिए ना नौकरियां नहीं होता है। बहुत कारण है। जैसे मन मन लगने वाला चीज में मन लगाइएगा और ना लगने वाला चीज को इग्नोर करिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसी से तो सवाल खाली आएगा नहीं। चलिए खैर, हमको कुछ थोड़ा करना है, हम तो पहले ऑनलाइन में डिस्कशन कराते थे, अभी वही सोच कर करवाते हैं। 3 से 2 में आते हैं तो -1 हुआ, और 2 से 9 में जाते हैं तो +7 होता है। 7 से 8 में जाते हैं फिर -1 होता है, 8 से 15 में जाते हैं फिर +7 होता है। यहाँ से वो पैटर्न पता चल रहा है कि -1 +7 -1 +7 का श्रृंखला जारी है। फिर इधर -1 हुआ, फिर इधर +7 कर देंगे तो 14 7 21 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी सीरीज ही है, इसमें क्या करना है जरा देखिएगा। यहाँ 7 से 17 में जाते हैं, 7 दूनी 14 3, तो 17 दूनी 34, इधर नहीं होगा, अंतरे पर लेते हैं। क्या अंतर पे ही ले रहे हैं? आए? अच्छा, 7 दूनी का 14 + 3 17, 17 दूनी का 34 में कैसे 3 जोड़िएगा? बताएगा नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो देखिएगा, 7 दूनी का 14 करके नहीं जोड़ सकते। 7 से 17 में गए, 10 का अंतर, 17 से 41 में 1, 11 में से 7 गया 4, और 3 में से गया 2, 24 के अंदर। आपको थोड़ा सा और जो है ना दूर बैठती ना यहाँ पे, तो ज़्यादा आँख पे से जोड़ नहीं पड़ता, एकदम सामने से दिखता है। अपने नज़दीक भी बैठ गए और जोड़ पड़ेगा उस पर। 41 से 85, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 4 गया 4। यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे कितना है? ठीक है, देखिए 10 से 24 हुआ, 14 बढ़ा, और 14 से 44 हुआ तो 20 बढ़ा। तो हम यहाँ कह सकते हैं 14 6 20, और 20 और 6 26 बढ़ाएंगे, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 4 और 2 6 1 7 70 हो जाएगा ना। 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 4 2 6 1 7 70 नहीं होगा? 70 हो गया तो 5 0 5 और 8 7 15, 155 है ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। अब इधर देखिए क्या होगा, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 102, 102 का यहाँ पे अंतर जा रहा है। अभी 102 का अंतर इधर फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? एकदम कर जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 70 30 100 32 हो गया, तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 155। निरंजन कुमार लिख रहे हैं कि इस एएलपी पर बोलिए सर। एएलपी पर क्या बोले? हमको तो लग रहा है कि पहले जो सरकार है युवाओं के साथ खिलवाड़ करती थी, अब युवाओं के साथ मजाक भी कर रही है। तो हमको तो ये मजाक लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि ये वैकेंसी है। हमको दो चीज़ लग रहा है, 5696 को वैकेंसी है अभी सर, अभी नोटिफिकेशन जो जारी हुआ 5696 को। तो हमको लगता है कि या तो 0 छूट गया है, मजाक चल रहा है, आ नहीं तो फिर होगा कि कुछ होने के बाद शायद 0 जो छूटा हुआ है वो चढ़ेगा, आ नहीं तो फिर कुछ ट्विटर कैंपेन वगैरह होगा या कुछ विरोध जताया जाएगा तो शायद सरकार इस वैकेंसी को और बढ़ाए। ये सरकार अपनी पॉलिसी से चल रही होगी। सरकार की एक पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी बताते हैं आपको सरकार चलती कैसे है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, मान लीजिए सरसों तेल पे एग्जाम्पल देते हैं, या रिफाइन पे, या डलडा पे, या मान लीजिए चीनी पे। सरसों तेल पे लीजिए ना, सबसे बढ़िया। जैसे सरसों तेल मिलता है 80 रुपया केजी, तो सरकार, बिजनेसमैन लोग आए सरकार के पास, सरसों 80 रुपया केजी मिलता है तो सरकार टैक्स देता है, बिजनेसमैन टैक्स देता है। जो सरसों का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो बिजनेसमैन सरकार को मान लीजिए 5% टैक्स देते हैं, 5% उसमें मुनाफा देते हैं। तो आएंगे तेल वाले व्यवसायी लोग, कहेंगे सरकार से, मीटिंग करेंगे, कहेंगे कि हम अपना तेल का कीमत थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना तेल का कीमत 80 से 90 रुपया करना चाहते हैं पर लीटर,
पर किलो। क्यों भाई? क्योंकि हमारा कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो रहा है, कॉस्टली पड़ रहा है, थोड़ा सा हमको ज़्यादा खर्चा हो रहा है, मुनाफा कम हो रहा है। तो सरकार बोलेगा कि एक बात बताइए, आप 80 रुपया का तेल 90 रुपया में बेचिएगा तो हमारा कै % दीजिएगा? तो सर कहेंगे कौन? बिजनेसमैन, व्यवसायी लोग कहेंगे कि सरकार आपको 5% हम देते थे, 5% के बदला 6% दे देंगे क्योंकि हमारा भी खर्चा है। बोला सरकार कि नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, तुम जो अपना सरसों का तेल का दाम है सीधे 150 रुपया कर दो। सरकार बोलेगा, सरकार क्या बोलेगी? सरकार बोलेगी कि तुम अपना सरसों का सरकार का पॉलिसी है, सरसों का तेल का दाम जो है तुम कितना कर दो? 150 रुपया। अब अगला दिन से सरसों का तेल मार्केट में 150 रुपया। विपक्षी पार्टी के लोग कुछ आम जनता को लेकर, कुछ अपने पार्टी के लोगों को लेकर धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। अब वही सरकार जो 150 रुपया रेट करवाई थी वो आके बोलेगी कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा मनमानी नहीं चलेगा व्यवसायिक लोगों का। सरसों का तेल 80 रुपया में नहीं 80 रुपया की जगह 150 में नहीं मिलना चाहिए। हम सरसों का तेल का दाम करते हैं 105 रुपया। जनता बेवकूफ आदमी, जनता खुश। जनता को लगेगा ससुरा 150 रुपया व्यवसायिक लोग तेल पे दाम बढ़ा रहे थे, 150 रुपया दे रहे थे, सरकार आया 105 रुपया में दिया। अब सरकार मिलेगा बिजनेसमैन से, कहेगा तुम 90 रुपया में बेच के हमको 6% दे रहा था, तुम एक काम करो अभी भी तुम 90 रुपया में बेचो, बाकी का मुनाफा हम लेंगे। ना तो सरकार को कहेगा तुम एक काम करो, 90 रुपये में बेचता था, अब तुम 95 तुम रखो, अब बाकी 15% हम लेंगे। हो गया सरकार को फायदा। सरकार ये पॉलिसी पे चलता है, ये स्थिति है सरकार का। ठीक है, तो ये मजाक हो रहा है। RRB ALP सारे कोचिंग माफिया कोर्स बेचने में लग गए, चाहे वो फलना हो चाहे चिमला हो। 4-5 कोचिंग का चेला नाम लिखा है, लेकिन कोई भी कम वैकेंसी है इस पर कोई नहीं बोल रहा है। हाँ सही कह रहे हैं, बोलना तो चाहिए सभी को। ये तो मजाक है ना विद्यार्थियों के साथ। हमको तो अभी भी विश्वास नहीं है कि भाई इतना कम वैकेंसी वो भी LP का होना चाहिए। क्यों है भाई ऐसा? सरकार जवाब दे। क्या सीटें खाली नहीं है? क्या वैकेंसी नहीं है कि सरकार इतनी कम वैकेंसी दे रही है? रीजन बताइए, व्हाट इज रीजन? 5 साल पे एक बार वैकेंसी आ रही है, लाखों बच्चे इंतजार में हैं और आप 5000 वैकेंसी दे रहे हैं। तो वही बात हुआ कि बच्चा रो रहा है डेयरी मिल्क चॉकलेट खाने के लिए, आप 1 रुपया का चूसनी मुंह में पकड़ा दिए, बच्चा मान गया। ये तो वही बात है, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। ये गलत है ना, ये तो मजाक कर रहे हैं। तो डायरेक्ट कहिए कि हम अब वैकेंसी नहीं देंगे, हम इसके स्थिति में नहीं है, इस स्थिति में कि वैकेंसी दे सके। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो दूसरा काम व्यवसाय में लगेगा, अपना टाइम क्यों बर्बाद करेगा? हम लोग भी शिक्षक आदमी जाएंगे दूसरा खेती गृहस्थी करेंगे, क्यों पढ़ाएंगे भाई? नहीं पढ़ाएंगे हम लोग। ये गलत है, इस पे आवाज उठानी चाहिए सबको। इस पे तो आवाज उठना चाहिए, बिल्कुल। ये मजाक है भाई। खैर हम आप लोग के साथ हैं, जैसे जो होगा वो किया जाएगा। अभी फिलहाल पढ़ाई कर लेते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक अलग है, विषम का चयन करिए। तो L के बाद M N, N के बाद O P Q R S T, दो को का अंतर है, +2 हो रहा है सब में। N के बाद O P Q R S T U भी +2। H के बाद I J K L M N O P, यही गलत है, नहीं है ना। D के बाद E F G H I J K L, सब जगह 2 है, इसमें नहीं है, आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे। अगला सवाल मेरा है ये वाला, ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन सा अंतर है? 9 7 63 और 9 9 81। 93 किसमें गुना करने पर 7 बार में आएगा? आएगा नहीं, पहाड़ा वहाड़ा इबे नहीं करता है, कहां से आएगा? 93 किसी का 7 का मल्टीपल नहीं है। 13 7 91, 133 है किसका? तो ये ठीक है। 19 7 133, 19 7 133, 19 9 आता है ना 171। ये कितना? 17 7 17 गुना 7 और 17 गुना 9,
तो 9 में 7 का, 9 में 9 का, 19 में 7 का, 19 में 9 का, 17 में 7 का, 17 में 9 का, इसमें नहीं हो रहा है, ये अलग हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। नेक्स्ट, इसमें आपको अलग चुनना है। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक संख्या दूसरे से भिन्न है, उस भिन्न संख्या का पता लगाएं। तो देखिए 5 और 4 9, 5 4 9, 6 3 9, 4 2 6, 5 7, 5 3 8 होना चाहिए, 7 है, ये गलत है, ये अलग है, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखिए, 1 जनवरी 2011 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। 2 पॉइंट नोट करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए सब लोग। ठीक है, चले आगे, बोले हाँ लिखिए ना, वही बोल रहे हैं, आगे चले मतलब लिखिए, लिखिएगा। कमेंट पढ़ने में ध्यान चला जाता है। हाँ, इसके लिए 2 पॉइंट लिखिएगा। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। प्रथम दिन बोले तो 1 जनवरी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी, अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर। तो साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। ठीक है, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। आगे लिखिएगा, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में अगला पॉइंट, लीप चाहे उसी में जोड़ लीजिए। लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाती है। लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाती है। लिख लिया। तो साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है, लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा श्रृंखला का लेटर सीरीज का वाट के जगह पे क्या आएगा? देखिए जी से एच, एस से आई, आई से जे, जे के बाद के, यहाँ आई नहीं है, यहाँ भी आई नहीं, अब 2 में से कौन होगा? अच्छा ICW तक कॉमन है, अभी 2 कट आई है, दोनों में से कौन होगा? दोनों में ICW कॉमन है, तो लास्ट वाला कौन देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जे से एफ हुआ ना, और टी से एक्स हुआ, तो टी का 20, एक्स का 24, जे का 10, एफ का 6, 4 का अंतर है। तो यहाँ भी 4 घटाएंगे, 6 में 4 गया तो 2 नंबर पे बी आएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा, ये आया तो गलत है क्या जी? आगे चलते हैं अगले सवाल 8 नंबर पे। यहाँ तो ऑप्शन रखने के सिवा दूसरा कोनो उपाय भी नहीं है, कौन ऑप्शन रखे? बी नंबर रखते हैं। चलिए RTS, RTS, PM, KMP, RMS के TP, 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 आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। कहा हिम्मत कविता का पति है। हिम्मत जो है कविता का पति है, तो आप एक काम करिए, हिम्मत को यहां रखिए और कविता को यहां रखिए। कविता का पति हो गया हिम्मत, तो कविता हो गई उसकी पत्नी। सरदा रवि का पुत्र है, पति है ना हिम्मत, सरदा रवि का पुत्र है, सरदा रवि की पुत्री है। अच्छा, सरदा रवि की पुत्री है जिसकी पत्नी केतकी है। अच्छा, शारदा जो है रवि की पुत्री है, और जिसकी मतलब रवि की पत्नी केतकी है। ये कहाँ पे होंगे दोनों अरेंज नहीं पता है। आगे कहा कि कविता शारदा की बहन है। चलिए कविता जो है शारदा की बहन है, तो शारदा को यहाँ लिखिए, शारदा की बहन कविता होगी, शारदा की बहन
कविता होगी, शारदा भी उसकी बहन होगी। और शारदा रवि की पुत्री है, तो शारदा जो है रवि की कौन हो जाएगी? रवि की पुत्री हो जाएगी, यानी बेटी हो जाएगी। शारदा रवि की पुत्री है, जिसकी पत्नी केतकी है, तो यानी रवि की पत्नी ना केतकी होगी, तो रवि की पत्नी हो जाएगी कौन सी? केतकी। माइनस हो जाएगा पत्नी। जो का प्रयोग, जिसका का प्रयोग सेकंड व्यक्ति के लिए किया जाता है। अब कहा रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है? तो रवि जो है हिम्मत से कैसे संबंधित है? इसकी बहन का ये पति है, तो इसका जीजा जी, इसकी ये पत्नी होगी, इसकी ये माँ है, इसकी ये सॉरी रवि इसका पिता है, तो इसका भी पिता होगा, तो इसकी पत्नी का पिता, तो इसका ससुर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी ससुर। ठीक है, चलें आगे, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे सीधा रिलेशन दिया है, रोज बताते हैं सीधा रिलेशन में उल्टा चेक करना चाहिए, है ना। तो प्लस का मतलब क्या है? इसका पिताजी, और फिर प्लस का मतलब है पिताजी, तो पिता के पिताजी दादाजी। कहा के एन से कैसे संबंधित है? भागा, तो दादाजी की पुत्री, तो दादाजी की पुत्री कौन लेगी? बुआ, तो आंट मार देंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। तो डी नंबर, तो गुणा के जगह पे भाग कर लीजिए, या भाग के जगह पे गुणा। 8 के जगह पर 6 कर दीजिए, 6 के जगह पे 8, कैलकुलेशन हो जाएगा ना। नेक्स्ट, कैलकुलेशन नहीं होगा, हो जाएगा। माइनस गुना को बदल दीजिए, 4 5 को बदल दीजिए, आप सही कर लीजिए समीकरण कौन सा? ए हो जाएगा, डी। अच्छा डी, तो चलिए 4 के जगह पे 5, और 5 के जगह पे 4, और माइनस के जगह पे गुणा, और गुणा के जगह माइनस। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर पे आइए। चलिए क्या होगा भाई आंसर? वाट के जगह पे कौन सा फिगर? इससे इसमें चलिए, ये यहां से यहां आया, इसको ठेल दिया आगे, यहां से जाके नया हो गया, इसको ठेल दिया आगे, ये ना हुआ। इसमें से इसमें चलते हैं, तो इसमें चलेंगे, स्टार यहाँ आएगा, और यहाँ का जो है वो यहाँ, नहीं 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 नहीं, देखिए अंदरों न चल रहा है। यहाँ से यहाँ चलिएगा, ये यहाँ से यहाँ आया है? आया ना, यहाँ से कहाँ चल गया? अच्छा ये यहाँ से यहाँ आया, ये वाला आगे गया, ये वाला अंदर चल गया, वहीं पे गया ना। अच्छा इसमें आए तो ये वाला अंदर चल गया, ये वाला, अब ये वाला कहाँ चल गया? जिससे ये वाला इसमें आया था ना, अब ये वाला को अंदर भेज दिए। इसमें क्या देख रहे हैं कि स्टार जो है यहाँ आया, मतलब ये यहाँ आया, तो यहाँ वाला जो वर्ग था ये अंदर गया, तो अब यहाँ पे जो आगे आया वो डॉट को नया आया। तब हम अगला में जाएंगे तो ट्रेंगल को नीचे उतारेंगे ना, देखिए ना, ये इसमें जाके यहाँ उतरा ना, ये इसमें जाके यहाँ उतरा, तो इसमें जाके यहाँ उतारेंगे ट्रेंगल को नीचे, तो ट्रेंगल को नीचे उतारेंगे नहीं, ट्रेंगल तो नीचे उतर ही नहीं रहा है, ट्रेंगल को अंदर कर देंगे, क्या है कि हर फिगर में आगे अंदर हो जा रहा है, तो ट्रेंगल यहीं पे अंदर हो जाएगा। इसमें जो है ट्रेंगल यहीं पे अंदर हो जाएगा, इस तरह से या उस तरह से, उल्टा चाहे सीधा, सीधा चाहे उल्टा कसम होगा। अब देखिए, अब यहाँ डी में दिया हुआ है, 80 में भी दिया हुआ है, ये दोनों कट जाएगा। अच्छा यहाँ तो डॉट अंदर गया, यहाँ पे ये अंदर गया, यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे ये गया। अब क्या करेंगे, स्टार को आगे सरका देंगे यहाँ से इस जगह पे, तो स्टार यहाँ है, यहाँ भी है। अच्छा ट्रेंगल से नीचे आएंगे, वर्ग आएगा, वर्ग यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में सेम है, लेकिन ट्रेंगलवा इसमें जो है सी में उल्टा हो गया है। अच्छा तो उल्टा हो गया तो बेसवे न जोड़ेंगे हम इधर बेसे न जोड़ेंगे, इसमें कोना नहीं जोड़ेंगे, इसलिए डी काटेंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, यही होगा। अच्छा यहाँ पंचभुज आएगा, यहाँ पे बढ़ रहा था जो पंचभुज आएगा यहाँ पे। अच्छा पंचभुज आएगा, ये ट्रेंगल के अंदर चल गया, ये वर्ग उतरेगा नीचे, यहाँ पे स्टार जाएगा, यहाँ पे ऐसे है ना, स्टार जाएगा, डॉट जाएगा ऊपर, और पंचभुज जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो आंसर सी मार देंगे। थोड़ा सा दिमाग खोजेगा ज़्यादा लगाने के लिए, एक बार फिर से सोचिए, देखिए हो जाएगा।
चलिए 14 नंबर। कहा 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में, 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अच्छा देखिए, उत्तर की ओर जब चेहरा किसी का करिएगा तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट। ये 1 2 3 4 5 गो व्यक्ति है। कहा कि राम पंक्ति के बाएं सिरे पर और सीता पंक्ति के दाएं सिरे पर है। तो राम पंक्ति के बाएं सिरे पर और सीता पंक्ति के दाएं सिरे पर है। ठीक है। आगे का कमल पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, तो कमल को पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा दीजिए। ये तो बहुत आसान सवाल है, सब तो अपन ही कह रहा है, दिमागे नहीं लगाना पड़ रहा है। आगे कह रहा है रवि सीता के बाईं ओर तीसरे नंबर पे, तो रवि सीता के बाईं ओर 3 नंबर पे रवि हो गया। एगो बच गया, कौन है? ऋतु बच गया। अब सवाल कहा कि ऋतु राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो राम के दाईं ओर ओकरे बारे में कहियो दिया। अच्छा छोड़ियो देता तो हमको लगता है कि चलो छोड़ दिया तो ऋतु वहीं होगा, लेकिन ओकरे बारे में भी कह दिया, एक को नहीं छोड़ा। अब सवाल कहा निम्न में से कौन सीता के बगल में बैठा हुआ है, तो सीता के बगल में ऋतु है, तो आंसर हो जाएगा ऋतु, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए 15 नंबर को देखिएगा। रेलवे फुल्ली प्राइवेट हो गया। हाँ हमको भी वही लग रहा है, आगे आने वाले समय में मोदी जी करिए देंगे। चलिए यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। कहा कि 7 दोस्त अजीत, बाला, हरि, डेविड, राजा, शेखर और गुणा ये गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो 7 जो दोस्त हैं ये गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो 1 2 यहाँ 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 लोग एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। डेविड हरि और राजा की पड़ोसी नहीं है। तो डेविड जो है हरि और राजा के पड़ोसी नहीं है, तो डेविड को हम हरि और राजा के पड़ोस में नहीं बैठा सकते। अजीत बाला और हरि का पड़ोसी है, तो अजीत को बाला हरि के पड़ोस में करेंगे, मगर कहाँ करेंगे नहीं पता। गुना जो डेविड के बाईं और दूसरे स्थान पर है, शेखर और राजा का पड़ोसी है। चलिए ये चीज क्लियर हो गया कि डेविड को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर हम डेविड को यहाँ बैठाते हैं, तो कहा कि गुना जो डेविड के बाईं ओर 2 नंबर पे, तो डेविड के बाईं ओर 2 नंबर पे गुना को यहाँ कर देंगे। कहा कि गुना जो डेविड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, शेखर और राजा का पड़ोसी है। अगर हम शेखर को यहाँ कर देंगे और राजा को यहाँ कर देंगे तो पड़ोसी हो जाएगा, होगा ना। अब शुरू में कहा था कि डेविड हरि और राजा का पड़ोसी नहीं है, तो डेविड हरि राजा का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे राजा को कर रहे हैं तो पड़ोसी हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ राजा को नहीं करेंगे, तो यहाँ पे किसको करेंगे? शेखर को। और यहाँ पे करेंगे किसको? राजा को। शेखर को यहाँ और राजा को यहाँ। अब सवाल समझिएगा, डेविड हरि और राजा का पड़ोसी नहीं, तो डेविड हरि और राजा का पड़ोसी नहीं हुआ, तो हरि भी यहाँ नहीं होगा। अब कहा अजीत बाला और हरि का पड़ोसी है, तो अजीत बाला हरि का पड़ोसी है, तो हरि को हम यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते हैं। अजीत को यहाँ कर देंगे तो अजीत जो है हरि और बाला का पड़ोसी हो जाएगा, बाला को यहाँ कर देंगे। क्या? अब सवाल कहा हरि की स्थिति क्या है, तो हरि की स्थिति राजा अजीत के बीच में, तो अजीत के ठीक दाईं ओर, हाँ सॉरी बाईं ओर, अजीत के ठीक बाईं ओर नहीं है, दाईं ओर है। राजा के ठीक दाईं ओर, राजा के ठीक दाईं ओर नहीं है, बाईं ओर है। शेखर के बाईं ओर तीसरा, हाँ ये सही है, शेखर के बाईं ओर 3 नंबर पे। ठीक है। चले आगे, आए चले कि नहीं चले? अगला सवाल पे आइए। चलिए मिरर इमेज बताना है आपको, यहाँ पे मिरर इमेज आपको यहाँ बताना है। तो मिरर इमेज में क्या होगा? ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो ये देखिए ट्रेंगल इसमें ज्यों का त्यों है, ये नहीं होगा ना, इसमें भी तो ट्रेंगल ही नहीं है ऊपर में, ये सीधे पलट जाएगा। ये देखिए तो क्यों नहीं होगा? अच्छा ये खाली है, तो आंसर डी मार देंगे, तब सेम है, पलट देंगे तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 77 नंबर पे, सॉरी 17 नंबर पे। यहाँ पे किस ऑप्शन को रखेंगे कि फिगर कंप्लीट दिखने लगेगा? ए को,
ये तो उल्टा है ना, बी को रखें, देखिए लाइन से इस लाइन को जोड़ेंगे, इस लाइन से ऐसे, ठीक है, इस लाइन से ऐसे, 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 यही ना फिगर है, देखिए तो ये फिगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो आंसर बी आ जाएगा। हाँ जी, तो बी आ गया। आगे चलते हैं, ये देखिए तो 18 नंबर किस फिगर में है, ए में है ना, ए में तो ये फिगर हमको चाहिए, बड़ा चाहे छोटा, ये फिगर हमको चाहिए, तो ये तो ए में नहीं है, बी में, सी में, तो डी हो जाएगा। हाँ डी में तो है ही, देखें कहाँ है, चलिए आगे 19 डाइस का सवाल है। ए दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत क्या होगा, बी एफ, ए का विपरीत क्या होगा, बी एफ, बी एफ कहीं है नहीं, ए का विपरीत कहा, ए का विपरीत कहा, तो हम यहाँ पे कॉमन, एक काम करिए, ए के बगल में बी एफ है तो ऑप्शन काटिए ना, ए के बगल में डी एफ है तो ई काटिए, नहीं कटेगा, रुको ठहरो, इसके साथ इसको लेते हैं, ए के बगल में बी एफ है, हाँ बी को काटिए, ए के बगल में डी एफ है, डी को काटिए, ए के बगल में ई बी है, ई को काटिए, सी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सेलोलिज्म का सवाल देखिएगा, कहा कि कोई बैग जूता नहीं है, डायरेक्ट गलती, कुछ पेन जूता है, पेन का रिलेशन जूता के साथ बोतल कॉमन 50-50-100, कुछ बैग जूता है, बैग का रिलेशन जूता के साथ पेन कॉमन बोतल कॉमन, पेन को 150 मिला बोतल को नहीं मिला, ये भी गलती, बैग जूता, एक 3 में आइदर और का कंडीशन है, दिया है या तो 1 या 3, नहीं दिया है, आंसर मारेंगे, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता। ठीक है, आया था ना, हालांकि इसका आंसर होना चाहिए था या तो 1 या 3 अनुसरण करता है। ठीक है, क्लियर है, चलें तो सेवा समाप्त हुआ। देखिए आज टेस्ट नंबर कितना है, 53 के 54, टेस्ट नंबर 54। इसका क्वेश्चन देखिए आप लोग, बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह को पहचान कर बताइए कि उसके स्थान पे कौन सा विभक्ति चिन्ह सही होगा। विभक्ति का इसमें एरर है, ऐसा कह रहा है आपको। अच्छी सेहत को प्रतिदिन योग करना चाहिए, अच्छी सेहत को या के लिए,
तो को की जगह पर को आपका कर्म कारक की विभक्ति है, यहां पर आपके लिए संप्रदान कारक की विभक्ति होगी के लिए, इसे यहां पर आप डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा देखिए, अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। अनंत विश्व में, अनंत, अनंत किसको कहते हैं? जिसका कोई अंत नहीं हो। अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित है। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द में निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? यानी अनंत का पर्यायवाची ढूंढना है आपको। तो क्या होगा? जिसका कोई अंत नहीं हो, यानी अंतहीन, यानी बी नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हम लग, यहां अशुद्ध है। हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखते हैं, और हम लोग उत्तर लिखत है, यह भी गलत है। कौन होगा? सी नंबर। हम लोग उत्तर, उत्तर में यहां पर एरर है, ताता संयुक्त होना चाहिए उत्तर में, और यहां लिखने में हम लोग एक और अलग भी हो सकता है, दोनों। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। देखिए आगे, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प विश्राम। वह इस आशा में विश्राम करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। इस आशा में विश्राम करता रहा, विश्राम होगा, क्या होना चाहिए? प्रतीक्षा करता रहा। इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा कि मुलाकात हो जाएगी, इससे मुझसे मुलाकात हो जाएगी, इस आशा में उसने प्रतीक्षा किया, विश्राम नहीं किया, प्रतीक्षा करना। रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? यानी संध्या के बाद जो रात आती है उसके बीच की बेला, जिस समय हिरण्यकश्यपु का वध किया था भगवान नरसिंह ने, जिसको उसने वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शास्त्र से मरूं, है ना, न नभ में मरूं न पृथ्वी पर मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, इसे चौखट पे, न घर न बाहर, बीच वाले दरवाजे के चौखट पे, और उन्होंने अपनी जांग पर उसको रखा था, बेला, इसको कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को न मानता है, इसको कहते हैं कृतघ्न। तो उपकार को जो माने वो कृतज्ञ है, यानी आपका आंसर नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर आप आंसर करोगे 66 का। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। सुंदर, माणिक, भानु, ललित और पीतांबर। तो माणिक तो एक आपका कीमती पत्थर है माणिक। भानु मतलब सूर्य को कहते हैं भानु, है ना। और पीतांबर जिसका पीला वस्त्र है, पीतांबर कृष्ण को भी कहते हैं, है ना। और ललित का मतलब होता है सुंदर, तो ललित का पर्यायवाची शब्द यहां सुंदर होगा। अगला कहता है, हमारे माता पिता का तो कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो यदि, और यदि के बाद अब आपको उस वाक्य को पूरा करना है नीचे विकल्प में से। तो हमारे माता पिता का तो कहना है कि यही है कि सबके साथ भला करो यदि अपना काम स्वयं करो। ये तो कोई प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका अर्थ तो पूर्ण नहीं निकल रहा आपको। परोपकार सर्वोपरि है, यदि परोपकार सर्वोपरि है, आप
काज महाकाज, आप भले तो जग भला। कहता हमारे माता पिता का तो कहना यही है कि सबके साथ भला करो, यदि आप भले तो जग भला। इसे डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वह आंख से कुबड़ा है। आंख से कुबड़ा होता है आदमी, आंख से दृष्टिहीन हो सकता है ना, आंख से अंधा हो सकता है। तो आंख से दृष्टिहीन है, बहरा कान से, गूंगा मुंह से मतलब वचन से, और वाचाल भी वचन से ही, ज्यादा बोलने वाला वाचाल, और गूंगा माने जो बोलता ही नहीं हो। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? कहता है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम कैसा? सर्वनाम की अशुद्धि। देख लीजिए, हम अपना काम स्वयं करता हूं, अपना काम, वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी। तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। तो आंसर कौन हो गया आपका? ए नंबर। हम अपना काम स्वयं करता हूं, कहते हैं हम क्या कहेंगे? हम अपना काम स्वयं करते हैं, ऐसा लिखेंगे, है ना। या यहां पर हम की जगह पर मैं कर दीजिए तो करता हूं हो जाएगा। तो सर्वनाम की चूंकि अशुद्धि है, इसे हम की जगह पर मैं कर देंगे। हालांकि इसमें दोनों चीज हो सकता है, हमको छोड़ दिए तो करते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा। तो लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्रिया की अशुद्धि हो जाएगी, और यहां पर आपको सर्वनाम अशुद्धि का रहा है, इसे हम की जगह पर मैं कर दीजिए तो करता हूं रह जाएगा। 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है? शताब्दी। और सहस्त्राब्दी किसको कहते हैं? 1000 वर्ष की। और वार्षिक 1 वर्ष यानी 365 दिन, 12 महीनों का। विद्वानों का दल आ रहा है, किस भाग में अशुद्धि है ऐसा पूछ रहा है? विद्वानों का दल आ रहा है, तो विद्वानों ऐसे नहीं लिखा जाता है, वह में व संयुक्त नो और बिंदु भी होगा, है ना। तो विद्वानों यानी यहां पर इसमें अशुद्धि है आपका, ब नहीं होता है, वह होता है, और न में ऊपर में बिंदु भी होगा, तो विद्वानों ऐसा कहेंगे आप, अनुस्वार भी लगेगा उसमें। अनुराग का विलोम, अनुराग मतलब क्या होता है? अनुराग मतलब होता है प्रेम, है ना, किसी के प्रति प्रेम, इसको कहते हैं अनुराग होना। तो इसको क्या हो जाएगा? विराग। अनुराग और विराग। और वियोग किसको कहते हैं? बिछुड़ते समय वियोग होता है। फैला अपने रवि करजाल, फैला फैला अपने रवि करजाल, उपरोक्त वाक्य में कर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? रवि करजाल, कर का अर्थ तो हाथ होता है, लेकिन यहां देखो रवि करजाल यानी रवि के किरणों की बात की जा रही है। कर मतलब हाथ, तो रवि का हाथ क्या है? उसकी किरण, तो किरण की बात की जा रही है। और रवि मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य के किरण की बात की जा रही है। यहां हाथ की बात नहीं है, यहां किरण की बात की जा रही है। इसे डी नंबर आपका आंसर होगा। मुहावरे का अर्थ कह रहा है, बुद्धिजीवी और पत्रकार खाते हैं, क्या खाते हैं? अक्ल की रोटी खाते हैं। बुद्धिजीवी और पत्रकार अक्ल की रोटी खाते हैं। अक्ल की रोटी खाने का मतलब ज्ञान से उपजा हुआ धन, है ना। ज्ञान की बदौलत जो आप धन कमाते हैं उसको कहते हैं अक्ल की रोटी। अब आगे आपका वही कॉम्प्रिहेंशन, है ना। अच्छा, अंग्रेजी में दिया है कॉम्प्रिहेंशन। गद्यांश देखिए, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन, यानी आपका संगत जैसा होगा आपकी बुद्धि वैसे ही हो जाएगी। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। अच्छी संगति अच्छा गुण,
बुरी संगति आपको बुरा गुण देगा। जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। युक्ति का अर्थ है मनुष्य जिसमें बैठता है, यानी मनुष्य जिस संगति में बैठता है। तो पहला का रिक्त स्थान की पूर्ति, सी नंबर आंसर होगा। मनुष्य जिस संगति में बैठता है, तो हो गया आपका संगति इसका। अगला देख लीजिए, जिस संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे की संगति में बुरा फल मिलता है, तो हो जाएगा ए नंबर, बुरा फल मिलता है। तो बुरे की संगति में बुरा फल मिलता है। तीसरा नंबर देख लीजिए, अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है, ठीक है। यदि सज्जन से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा होगा, यानी व्यक्ति अगर सज्जन है लेकिन उसकी संगति दुर्जन है, तो उसका भी प्रभाव उसके ऊपर अवश्य होता है। जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उनके से बचना अत्यंत कठिन है। उनके दुर्गुणों से बचना अधिक कठिन है, या उनके गुणों से, उनके प्रभाव से, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कहता है तो जिन मित्रों के साथ रहते हैं उनके से बचना अत्यंत कठिन है। उनके प्रभाव से बचना, उस प्रभाव नहीं होगा, उनके प्रभाव होगा, क्योंकि यहां पर दुर्जन नहीं कह रहा है, कहता आप मित्र की बात कर रहा है। तो आप जिस मित्र के साथ रहते हैं उसके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। यदि मित्र अच्छे होंगे तो हमें की ओर अग्रसर करेंगे। यदि मित्र अच्छे होंगे तो हमें किसकी ओर अग्रसर करेंगे? हमें अच्छाई की ओर अग्रसर करेंगे, ऐसा आपका अर्थ होगा इसमें। तो अच्छाई यानी सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल इसके आगे हम लोग बात करेंगे।